फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है कॉन्सेप्ट रिवीजन का और चैप्टर है मैग्नेटिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा रिलेटिवली है, चैप्टर 4 से थोड़ा छोटा है, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं एक एक करके हम लोग जरा देख ले पहले लेते हैं। आउटलाइन पहले देख लें हम लोग। तो बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एंड हेंस बोर मैग्नेट्रॉन भी हम लोग पहले भी शायद देखे थे, लेकिन इस चैप्टर में भी कई जगह डिस्कस्ड होता है। फिर हम लोग देखेंगे बार मैग्नेट को कट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, कटिंग ए मैग्नेट। और देखेंगे टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने बार मैग्नेट रखा तो उस पर कितना टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। फिर वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट का वाइब्रेशन जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस्ड हो और रिलीज कर दें हम लोग स्लाइट डिस्टर्ब करके। और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म देखेंगे, एनालॉजी ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी का एनालॉजी इधर मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है भाई। और फिर हम लोग देखेंगे मेन जो इस कॉन्सेप्ट मेन जो इस चैप्टर का है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स देखते हैं हम लोग। और फिर देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और मैग्नेटाइजेशन देखेंगे और क्यूरीज लॉ लास्ट में देख लेंगे हम लोग। और इसी से BH कर्व भी आता है, वो सब देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, तो सबसे पहले बार मैग्नेट, सिंपलेस्ट टॉपिक जो है बार मैग्नेट और उसका मैग्नेटिक फील्ड, इससे हम लोग स्टार्ट करें हम लोग। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट क्या होता है भाई, तो एक ये मैग्नेट है, ये समझ सकते हो करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट होता है। मतलब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड ले लें, इसमें करंट पास करा दें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का भी होता है भाई। बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, समझो ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अंदर में रहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बार मैग्नेट का फील्ड इस तरह से है, जिधर से फील्ड लाइन निकलता रहता है उसको नॉर्थ बोलते हो, जिधर से एंटर कर रहा होता है उसको साउथ बोलते हैं। करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जैसा मैग्नेटिक फील्ड है वैसा ही बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग वैसे ही दिखाना चाहें, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकल रहा होगा भाई, तो इसका फील्ड लाइन्स इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। इसके फील्ड लाइन में बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि हमारा अभी देखा हम लोगों ने कि जिस तरह से करंट कैरिंग सोलेनॉइड का होता है वैसे ही यहाँ पे भी बार मैग्नेट का फील्ड हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उधर है हमारा फील्ड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बाहर दूर से देखें हम लोग तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नॉर्थ है और साउथ है, ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेट के एंड पे साउथ या नॉर्थ नहीं होता, उसके थोड़ा अंदर वाले पॉइंट पे होता है। और ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इसको क्या बोलते हैं भाई, तो मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। और वो जनरली 85% ही होता है, 85% ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ जो बार मैग्नेट का है मीन्स ये वाला, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट से ऑलमोस्ट 85% ही होता है हमारा मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। लेकिन जब तक बोला ना जाए इस पॉइंट को हम लोग हाईलाइट नहीं करते, इसलिए लेंथ दोनों का हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इसका मतलब ही होता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग लेंथ ऑफ बार मैग्नेट समझते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट ये है। तो अगर हम लोग इसके नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाले लाइन को आगे पीछे बढ़ा दें तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा लाइन भाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक्सियल लाइन हो गया। ये बार मैग्नेट का क्या हो गया भाई, तो ये एक्सियल लाइन हो गया, एक्सियल लाइन हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इधर हमारा देखो -Q होता था, इधर +Q होता था चार्ज में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। इधर वाले को -M बोलते हैं, इधर वाले को +M बोलते हैं। +M मीन्स पोल स्ट्रेंथ, M क्या है भाई, तो पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग लिखते थे वो लिखते थे चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। सेपरेशन अगर 12 है, अगर इसका टोटल सेपरेशन अगर 12 है तो हम लोग लिखेंगे चार्ज इंटू 12 लिखते थे। वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जनरली कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक वाले इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन स्मॉल m मैंने क्या दिखाया भाई, पोल स्ट्रेंथ दिखाया है। ठीक है, तो ये पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ, चार्ज के बदले में हमारा पोल स्ट्रेंथ आता है मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ बिटवीन द टू
पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो प्लस एम होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो माइनस एम होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो उसको साउथ पोल बोलते हैं। क्लियर है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये पूरा लेंथ है हमारा एल जी, जो उसको हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ दोनों में डिफरेंस होता है, स्लाइड डिफरेंस होता है, बट हम लोग जनरली हम लोग दोनों को एक ही समझते हैं, और वो लेंथ का मतलब समझते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच का सेपरेशन। सो बार मैग्नेट का लेंथ अगर दिया है तो समझो नॉर्थ साउथ का सेपरेशन दिया है, और वो सेपरेशन अगर हमारा 12 है तो इसका मतलब मिड पॉइंट से इधर एल है और इधर भी एल है, और ये बना एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये सब समझते हो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह। अब यहाँ पे फील्ड निकालना होता है, इधर फील्ड निकालना होता है, एक्सियल पे भी निकालोगे, इक्वेटोरियल पे भी निकालोगे। सो बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट analogy of current carrying solenoid produces similar field। इसलिए इसका जो हमारा बार मैग्नेट के बदले में यहाँ करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है NIA। क्या होता है भाई, NIA। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नेटिक लेंथ। अगर 12 है तो 12, L है तो L। तो ये अगर मैग्नेटिक मोमेंट और ये मैग्नेटिक मोमेंट अगर दोनों 10 यूनिट का हो तो एग्जैक्टली सेम फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और अगर 100 यूनिट का ये भी है, 100 यूनिट का ये भी है, तो वो भी दोनों क्या करेंगे, सेम फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, सेम फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स सिमिलर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सो बार मैग्नेट इज एनालॉगी टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा याद होगा अंदर में तो म्यू नॉट एन आई होता है, इसलिए इसके अंदर में हम लोग फील्ड को एनालिसिस नहीं करते क्योंकि ये तो पूरा सॉलिड होता है, इसके अंदर का फील्ड का हमें डिस्कशन नहीं करना होता, बाहर के फील्ड का डिस्कशन करना होता है। जिधर से निकल रहा है वो नॉर्थ है और जिधर से एंटर कर रहा है फील्ड लाइन वो साउथ है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब देखें कि किसी मैग्नेट को हम लोग कट करते हैं तो जो पार्ट बनते हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट कितने हो जाते हैं। मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है जिसका कुछ हमारा नॉर्थ और साउथ है, जो भी लेंथ वो समझा जाएगा वो नॉर्थ और साउथ के बीच के लेंथ को ही समझा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो भाई, एक नॉर्थ है एक साउथ है, इसका मतलब फील्ड लाइन जो है यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा। और फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी होता है भाई कि ये क्लोज लूप बनाते हैं। इट मीन्स कहीं भी स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल है अगर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से फील्ड निकला और यहाँ जाकर टर्मिनेट कर गया, यहाँ से फील्ड निकला यहाँ जाकर के टर्मिनेट कर गया। इस तरह से यहाँ पे जो फील्ड होते हैं वो इस तरह के फील्ड होते हैं, वो हम लोग समझते हैं भाई ये फील्ड लाइन इस तरह से निकल रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह नहीं है ये। अंदर में इलेक्ट्रिक डाइपोल का देखोगे ऐसे फील्ड है, इस तरह से फील्ड है, ये इस तरह से फील्ड है, इस तरह से फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऐसा प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा ओपन कर्व होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होते हैं सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट हुए सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज पे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ यही डिफरेंस है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। इट मीन्स देयर विल बी नो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट। इस तरह से है, जिधर से फील्ड मैग्नेट से आउटसाइड निकलता हुआ नजर आए वो हमारा नॉर्थ पोल समझा जाएगा, और जिधर से एंटर करता नजर आए उसको हम लोग साउथ पोल समझते हैं। क्लियर है। अब इसको अगर हम लोग कट मार दें, ऐसे कट मार दें, ठीक है भाई, कट मार देंगे तो उससे क्या होगा। अगर ऐसे हम लोगों ने कट कर दिया तो कोई बात नहीं है, कट करेंगे तो ये जो फील्ड लाइन यहाँ से नॉर्थ से निकल रहा था, ध्यान देना इधर साउथ था हमारा, तो ये जो नॉर्थ से निकल रहा था और इधर से ऐसे ऐसे चल रहा था, इधर से ऐसे था भाई। फील्ड लाइन को अगर हम लोग दिखाएं तो ये इस तरह का था पहले, फील्ड लाइन बिल्कुल था ऐसा ही, फील्ड लाइन तो भाई यही था, बिल्कुल ऐसे था। तो अब देखो ये जो एक पार्ट कट गया पार्ट यहाँ से, तो समझो ये फील्ड लाइन ये दोनों को कट करके अलग अलग कर दिया। तो इधर वाला जो बनेगा, इधर वाला जो मैग्नेट बनेगा, ये वाला एक पार्ट, वो क्या करेगा, तो पहले भाई ये वाला नॉर्थ था, ये वाला साउथ था, तो अब ये नॉर्थ, क्योंकि इसके फील्ड लाइन देखो यहाँ से जो निकल रहे हैं ना, ये यहाँ से निकल रहे हैं जो इसमें एंटर कर जा रहे हैं। तो समझो कि ये जो पार्ट मिला, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग इक्विवेलेंटली समझ सकते हैं क्या भाई, कि ये नॉर्थ से यहाँ से निकल रहा है फील्ड लाइन, तो यहाँ से एंटर भी तो कर रहा है, तो इसका मतलब ये साउथ हो गया, इसका ये क्या हो गया, इसका साउथ हो गया। और यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है भाई और यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये साउथ है, तो ये वाला नॉर्थ भी हो गया। इट मीन्स नॉर्थ साउथ हमारा डेवलप्ड हो जाएंगे, ये इस तरह से चलेगा इसमें, ये इस तरह से यहाँ फील्ड लाइन निकला और यहाँ से भाई एंटर कर रहा है। अगर इसी के बगल में एक और मैग्नेट हम लोग रख दें, ऐसे ऐसे अगर रख दें, तो इसके फील्ड लाइन बाहर निकल के आएंगे नहीं, बल्कि इसी में एंटर कर जाएंगे और लास्ट में निकल के आएंगे, इसमें एंटर कर जाएंगे, लास्ट में निकल के आएंगे। इस तरह से दोनों को क्लब भी कर सकते हैं, पास ले हैं, दूर ले जाएंगे तो इसके फील्ड लाइन अब इसी को
इस तरह से सर्कुलेट कर लेंगे और इसके फील्ड लाइन इसको ऐसे कर लेंगे। जब हम लोग अवे ले जाएंगे तो पास लाएंगे तो इसका फील्ड निकलता हुआ इसके में एंटर कर जाएगा। इट मीन्स अगर हमने कट किया तो ये क्या बन जाएगा, तो इधर वाला का अलग नॉर्थ साउथ बन जाएगा और इधर वाले का अलग नॉर्थ साउथ बन जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। इसके फील्ड लाइन इस तरह से हमारे चलेंगे, फील्ड लाइन ऐसे ऐसे, इसके भी फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे एंटर करेगा। तो नॉर्थ साउथ अलग नहीं कर पाए आपने कट किया लेकिन नॉर्थ साउथ अलग नहीं हुआ, ये हमारा साथ ही साथ है, ये अलग नहीं हो सकता। हम लोग फील्ड लाइंस को कभी भी इस तरह से नहीं कर सकते, जहाँ से एंटर कर रहा हो वहाँ पे हम लोग नॉर्थ समझते हैं, तो जहाँ से एंटर कर रहा है उसको साउथ समझते हैं। कहीं भी कितना भी आप पार्ट कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग किसी मैग्नेट को इस तरह से कट करते हैं या ऐसे कट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, तीनों पार्ट अलग से नॉर्थ साउथ बन जाएंगे। ये नॉर्थ था पहले, ये साउथ था, लेकिन कट मार दिया हमने तो ये जो 3 पार्ट हुए वो इस तरह से हो जाएंगे, ये भी नॉर्थ ये भी साउथ, और इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाएंगे। ये फील्ड लाइन ऐसे चल रहा था समझो, और ये फील्ड लाइन ऐसे चल रहा था समझो। तो इस तरह से फील्ड लाइन अब भी निकल रहे हैं, लेकिन इसको कट करके सेपरेट कर दिया तो इसके फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे, इसके फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे, इस तरह से निकलता हुआ और एंटर करता हुआ। इसके भी फील्ड लाइन वैसे ही हो जाएंगे भाई, एक तरफ से निकलेगा एक तरफ से एंटर करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ से एंटर करेगा। तो इसका हम लोग इस तरह से कट करके नॉर्थ साउथ अलग अलग डेवलप हो जाएंगे, और ज़्यादा ज्वाइन कर दिया तो फिर से ये ऐसे बन जाएंगे। सो कटिंग ए मैग्नेट विल नॉट आइसोलेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग आइसोलेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के दूसरे पार्ट जो बनते हैं, उन पार्ट्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आता है, तो उसको जरा हम लोग समझते हैं। तो तुम्हें पता ही है कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है भाई, तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ, जो भी लेंथ है। अगर ये वाला L लेंथ है तो ये L लेंथ लेंगे हम लोग भाई, ऐसा होता है। अब हम लोगों ने कट कर दिया, मान लो कट कर दिया, एक का लेंथ हो गया L/2, लेकिन ये कट कर दिया तो ये साउथ पोल, देखो भाई यहाँ से अगर 10 फील्ड लाइन एंटर करें तो 10 फील्ड लाइन आउट भी होंगे, 10 यहाँ से भी निकलेंगे। इसलिए पोल स्ट्रेंथ अगर 10 अगर एंटर कर रहे हैं तो 10 आउट भी हो रहे हैं, कट कर देंगे तब भी ये 10 एंटर कर रहे हैं तो 10 यहाँ से आउट होंगे, और यहाँ से 10 एंटर करेंगे इसके लिए और 10 आउट होंगे। इट मीन्स पोल स्ट्रेंथ विल नॉट चेंज। पोल स्ट्रेंथ जो 10 हमारा कैप्चर कर रहा था तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग ये चलेगा, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ये +m है, ये -m वही रह जाएगा। लेंथ भले ही हमारा क्या हो गया, L/2 हो गया। सो अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाएगा भाई, तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई द न्यू लेंथ। तो न्यू पोल स्ट्रेंथ क्या है, वो पहले वाला ही पोल स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन एसोसिएटेड उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये पोल स्ट्रेंथ और लेंथ है हमारा L/2। इसलिए m × L था पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई 2। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई 2 इफ़ वी बाइसेक्ट द मैग्नेट। 2 पार्ट में ऐसे कट कर दिया, तो अगर अलग अलग पार्ट होगा, L1 L2 लेंथ होगा तो L1 L2 यूज़ करेंगे, कोई बात नहीं है। इस तरह से हमें कट करने पे ऐसे मिला। ये तो हमने कट किया परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ मैग्नेट, लेंथ ऑफ मैग्नेट के परपेंडिकुलर कट कर दिया। कई बार कटिंग हम लोग दूसरे तरह से भी करते हैं। मान लो ये मैग्नेट है, इसको हम लोग कटिंग करना चाहते हैं तो ये ऐसे भी कट कर सकते हैं। अगर ऐसे कट करोगे तो क्या होगा भाई, तो जो 10 लाइंस फील्ड लाइंस जो कैप्चर हो रहे थे, यहाँ से एंटर कर रहे थे, और 10 यहाँ से जो एंटर कर रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, उनमें क्या होगा भाई, तो अब ऐसे जब कट कर दिया तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाला जो मैग्नेट का पार्ट है वो 5 ही लाइन को कैप्चर करेगा भाई, वो तो 5 ही लाइन को कैप्चर करेगा, इधर से भी 5 ही लाइन निकलेगा। इट मीन्स यहाँ पे +m था, इधर -m था, तो ये जो पोल स्ट्रेंथ एक पार्ट का रह गया, ये ऊपर वाले पार्ट की अगर बात करें हम लोग, ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो ये -m/2 और इधर हो जाएगा +m/2। उसी तरह से दूसरा पार्ट भी है, ये लोअर पार्ट वाला अगर देखें, लोअर पार्ट वाला ऐसे था तो ये लोअर पार्ट वाला अगर है ऐसे, तो इससे भी हमारे फील्ड लाइन वही 5 ही लिंक्ड होंगे। अगर 10 था इधर तो 5 ऐसे हो गए, इसका मतलब इसका भी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, +m/2, और इधर वाले का क्या हो जाएगा, -m/2, बट लेंथ विल रिमेन सेम, लेंथ विल रिमेन सेम। तो ऐसे कंडीशन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा भाई, तो न्यू पोल स्ट्रेंथ और न्यू लेंथ। तो न्यू पोल स्ट्रेंथ कितना है भाई, तो पहले वाले का हाफ हो चुका है। एक पार्ट की बात करें तो इसका बात करें या इसका बात करें, इन दोनों पार्ट की बात करें तो किसी एक पार्ट की देखें तो m/2 हो गया है इसका पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा हाफ्ड हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इस वाले से हाफ्ड हो गया, इसलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिंक्ड जो है वो हाफ्ड हो गया, और लेंथ लेकिन वही का वही रहा। तो क्या मिला भाई, तो mL/2 मिला, और ml तो पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट था, इसलिए न्यू मैग्नेटिक मोमेंट अगेन हमारा क्या मिला भाई, तो m/2 मिला। इधर वाले में भी m/2 मिला,
इसलिए अगर तुम बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करते हो, बाइसेक्ट करते हो, या अलोंग द लेंथ बाइसेक्ट करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हाफ हो जाएगा। और दोनों को जब ज्वाइन करोगे फिर से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट m बन जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट m कितना था भाई, तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ था। वैसे ही इन दोनों को भी अगर ज्वाइन कर देंगे तो वैसे ही पोल स्ट्रेंथ रह जाएगा वही का वही, और लेंथ हमारा डबल हो गया तो फिर से हमारा वही वैल्यू मिल जाएगा। इट मीन्स कट करने से इस तरह का हम लोग बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है भाई कि कटिंग का जो रेशियो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया जाए। मान लो ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर ये मैग्नेट है, मान लो हमने क्या किया कि इसको कट किया ऐसे 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में हमने कट कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 1:3 में 1:3 पार्ट में कर दिया, तो ये 1 पार्ट ले लेगा भाई। मीन्स A/3 पार्ट, A/3 एरिया और A/3 एरिया हो जाएगा, और ये लेंथ पूरा का पूरा रहेगा। तो दोनों पार्ट, इधर का साइड वाले का और बीच वाले पार्ट का भी, इस तरह तीनों का लेंथ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी एक पार्ट की बात करें तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ -m/3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, +m/3 हो जाएगा। इधर हमारा -m था और इधर हमारा +m था। समझो अगर 30 फील्ड लाइन्स अगर कैप्चर हो रहे थे, 30 फील्ड लाइन्स कैप्चर हो रहे थे, तो अब तो 10 ही कैप्चर होंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी 30 फील्ड लाइन्स कैप्चर हो रहे थे, 30 फील्ड लाइन्स टोटल कैप्चर हो रहे थे, तो यहाँ पे तो अब 10 ही कैप्चर होंगे भाई। तो पोल स्ट्रेंथ 1/3 हो गया, पोल स्ट्रेंथ 1/3 हो गया। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट न्यू निकालोगे तो न्यू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई न्यू लेंथ। न्यू पोल स्ट्रेंथ है m/3 और लेंथ कितना है, तो लेंथ तो वही रह गया। इसलिए क्या हो गया, ml/3 मीन्स ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से m' का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो जब भी कट करेंगे इस तरह से हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस यही देखने हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने पार्ट में डिवाइड किया, उस हिसाब से पोल स्ट्रेंथ का डिक्रीमेंट हो जाएगा। और लेंथ जैसे कट किया वो तो लेंथ निकाल ही लेंगे। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ये साइड में कर सकते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन कर लो, तो जल्दी से पेन पेपर निकालो और फटाफट काम करो। तो इसको हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट में मान लो डिवाइड कर दिया, या 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। और इधर से भी हमने कुछ इक्वल पार्ट्स में इसके डिवाइड कर दिए, इधर से भी कुछ पार्ट कर दिए इक्वल पार्ट में, इस तरह से हमने बाइसेक्ट कर दिए। अब हमें कुछ एक पार्ट हमने इसमें से ले लिया, जो मैग्नेट था वो इस तरह से हमने बाइसेक्ट किया और इसका एक पार्ट को ले लिया। हमें चाहिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट, हमें चाहिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट। चलो भाई जल्दी से कैलकुलेट कर लो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकाल के बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा भाई। इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए हमें, m' चाहिए, और m था हमारा ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये m था हमारा पूरा का पूरा, ये मैग्नेट था। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो भाई, पेन निकालो। पेन तो बिना निकाले कैसे काम चलेगा, पेन जरूर निकालो। और इस मैग्नेट का हमने इस तरह से कट मारा है, इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड किए हैं। तो कितना इधर से पार्ट हो गया वो देखो, कैलकुलेट कर लिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट। इधर से हो गया 9 पार्ट। इसका मतलब कि ये वाला जो इसका लेंथ है वो टोटल लेंथ अगर हमारा L था तो ये वाला लेंथ रह गया कितना भाई, तो L/9 रह गया, ठीक है भाई। उसी तरह से अब इधर वाले का पार्ट देखें तो 1 2 3 4 5 पार्ट है, 5 पार्ट हो गए इसके। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर जैसा था, समझो क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसलिए पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा भाई, तो एक तरफ m/5 दूसरी तरफ -m/5, तो पोल स्ट्रेंथ हमारा इस तरह से चेंज हो गया। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी न्यू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई न्यू लेंथ, न्यू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई न्यू लेंथ। तो बताओ भाई न्यू पोल स्ट्रेंथ क्या मिला भाई, तो m/5 मिला, पहले वाले से 1/5 हो गया। और लेंथ कितना मिला है भाई, तो ये L/9 मिला है, बहुत बढ़िया। तो पहले वाला पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई पहले वाला लेंथ डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई, तो 45 हो गया। इसका मतलब पहले वाला जो भी मैग्नेटिक मोमेंट था डिवाइडेड बाई 45 हमें मिल गया। एक पार्ट ऐसा हम लोग जो निकाला उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट ये मिल गया। तो भाई जिसका आंसर आया था वो थोड़ा खुश हो लेगा, और जिसका आंसर नहीं आया था वो अपने आप को थप्पड़ मार लेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कटिंग ए मैग्नेट हम लोग समझ गए कि किस तरह से
देखने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट का एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, ये कैसा है कैलकुलेशन भाई? तो ये बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन है, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ होता था, वैसे ही यहाँ पे अब ये क्या है भाई? तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे 12 है, तो 12 दिखाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे एक हमने बार मैग्नेट लिया, ठीक है भाई, प्लस एम माइनस एम, दैट इज नॉर्थ है, इधर साउथ है, नॉर्थ और साउथ इस तरह से दिखा रखा है हमने। पोल स्ट्रेंथ हमारा यूज़ करके और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ बुक में स्मॉल एम से दिखाए जाते हैं या म्यू से दिखाए जाते हैं, कुछ बुक में ऐसे म्यू भी लिखा जाता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना कन्वेंशन है भाई, तुम्हें बस मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ये बार मैग्नेट हमने यहाँ पे रख दिया है, जिसका टोटल लेंथ कितना हो गया भाई? तो 12 लेंथ है, टोटल लेंथ हमारा 12 है, ठीक है। इसके एक्सियल लाइन पे चले गए, कितने डिस्टेंस है भाई? r डिस्टेंस। इसके सेंटर से हम लोग r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है। मैग्नेटिक फील्ड हमें P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस m दैट इज नॉर्थ पोल के लिए निकालोगे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस m दैट इज साउथ पोल के लिए निकालोगे। तो दोनों को वेक्टर सम करोगे तो तुम्हें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। अगर ये r डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई? तो ये तुम्हें पता है कि ये r माइनस एल हो जाएगा, और इधर वाला ये वाला अगर हम लोग पोल से देखें तो ये टोटल लेंथ हो गया हमारा कितना भाई? तो r प्लस एल हो गया। तो इन सब का यूज़ करते हैं। अब देखो किसी एक पोल के चलते अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वैसा ही होगा जैसे किसी एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कितना? तो 1/4πε0 होता है, और क्या होता है भाई? तो Q/r² होता है, Q/ सेपरेशन स्क्वायर, जो भी r है, अगर x है तो x², ऐसा करते थे हम लोग। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अगर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है तो इसी का समझो एनालॉजी, यहाँ μ0/4π लिखेंगे हम लोग 1/4πε0 के बदले में, मीन्स 1/ε0 इज रिप्लेस्ड बाई μ0। 1/ε0 किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा? μ0 से। 1/4π यहाँ भी था, 1/4π यहाँ भी है। तो किसी एक मैग्नेटिक पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो वैसे ही होता है, जिस तरह चार्ज अपॉन x² है वैसे ही m/x² है। ये हमारा पॉजिटिव पोल का है तो ऐसे निकलेगा, सिमिलरली नेगेटिव पोल का मिलेगा तो वो भी निकालेंगे भाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल का जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? तो μ0/4π पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई r² मीन्स सेपरेशन स्क्वायर, तो वो है r और माइनस एल, r माइनस एल है इसका स्क्वायर। तो ठीक है भाई, ये और प्लस देखेंगे यहाँ पे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो पॉजिटिव वाले ने प्रोड्यूस किया है वो राइटवर्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से टेस्ट चार्ज हम लोग रखते थे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट पोल रख करके हम लोग देखते हैं उस पर किधर फोर्स लगाएगा। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नॉर्थ पोल, इसको टेस्ट पोल भी बोलते हैं। जैसे टेस्ट चार्ज रखते हुए वैसे ही यहाँ पे टेस्ट पोल है, इस टेस्ट पोल पे राइटवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये राइटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, किसने? पॉजिटिव वाले ने। नेगेटिव वाला किधर प्रोड्यूस करेगा भाई? तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा भाई, पॉजिटिव पोल को ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। ये देख रहे हो, ये नेगेटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है भाई, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। वो कितना बनेगा भाई? तो वो बनेगा ऐसे ही μ0/4π और m बाई कितना हो जाएगा भाई? तो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका सेपरेशन तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट में है। इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट में है, इसलिए वेक्टर सम जब करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और माइनस इसका मैग्नीट्यूड करने पड़ेंगे। बोलो ठीक है, मैग्नीट्यूड को माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए हमें माइनस तो करने पड़ेंगे। समझ गए बात? वेक्टर सम कर रहे हैं वेक्टर सम, बट यहाँ पे हमें क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट में है तो ये माइनस करने पड़ेंगे भाई। एक इधर से 10 न्यूटन है या 10 यूनिट है, इधर से 6 यूनिट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? नेट फील्ड क्या होगा? तो दोनों का वेक्टर सम कर रहे हैं, तो डायरेक्शन देखोगे ना भाई, ये वाला हमारा 10 i कैप है और ये वाला हमारा -6 i कैप है, तो क्या होगा नेट बताओ? तो 4 i कैप ही होगा ना। इसका मतलब इसके वैल्यू में इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, अपोजिट में है, तो कर तो रहे हैं वेक्टर सम ही,
कर तो रहे हैं वेक्टर सम ही, पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो वेक्टर सम ही कर रहे हैं, इसको सम कर रहे हैं, इससे वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। सो हमें वैल्यू जो नेट आएगा वो क्या आएगा, 10 - 6 आएगा। तो 10 - 6 और आई कैप हो जाएगा, मीन्स किधर भाई, तो अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में तो है, मैग्नेटिक मोमेंट जिस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी निगेटिव पोल यानी साउथ पोल से पॉजिटिव पोल दैट इज नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, μ0/4π कॉमन लेते हैं। ये सब डेरिवेशन ये सब करते हो भाई जब हम लोग बोर्ड लेवल का काम करते हैं। तो बैकग्राउंड बता दिया ना कहाँ से डेरिवेशन हुआ। अब इसके रिजल्ट की बात करें, समझ गया कैसे निकालना है। एक पोल, एक चार्ज का जैसे फील्ड होता है वैसे ही एक पोल के चलते प्रोड्यूस फील्ड होता है। जिस तरह से ये चार्ज का फील्ड निकालते हो भाई फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे निकालते हो भाई, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जो निकाले हैं वो निकाले हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट पोल m0 डिवाइडेड बाई m0। और जिस तरह से यहाँ पे फोर्स लगता है वो फोर्स होता था कितना भाई, तो 1/4πε0, और जो चार्ज फोर्स लगाना है और जिस पे लगाना है अपॉन x²। वैसे ही यहाँ पे जो फोर्स होता है वो होता है भाई μ0/4π और पोल जिसका फोर्स हम लोग देखना चाहते हैं मल्टीप्लाइड बाई टेस्ट पोल इंटू x², और डिवाइडेड बाई जब Q0 करते हो तो ये कैंसिल जैसे होता था वैसे ही यहाँ पे डिवाइडेड बाई m0 करेंगे पोल स्ट्रेंथ, तो ये भी कैंसिल होगा और मिल जाएगा हमें ये वाला वैल्यू, मिल जाएगा हमें ये वाला वैल्यू, जिस तरह से यहाँ पे मिल गया हमें ये वाला वैल्यू, क्योंकि Q0 कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल वही काम एनालॉगी की तरह समझने हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सिंगल पोल, एक कोई भी पोल नॉर्थ हो या साउथ हो, नॉर्थ होगा तो टेस्ट पोल को ये पॉजिटिव टेस्ट पोल को ये रिपेल करेगा, इसलिए अपने से अवे, और अगर साउथ पोल होगा तो अपनी तरफ, इसलिए जो साउथ पोल था उसने अपनी तरफ लगाया, दैट इज लेफ्टवर्ड लगाया। क्लियर है, डेरिवेशन समझ गए ये कहाँ से आया, कैसे डेराइव हो रहा है, इसका रिजल्ट को याद रखने हैं। इसका रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे जब उसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे हमें ये मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, तो लास्टली हम लोग जो रिजल्ट आएगा उसको मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में लिख लेंगे। तो ये है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान रखना ये 2mr डिवाइडेड बाई r² - l² होल स्क्वायर, ये मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। लेकिन ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया भाई, तो मेन फॉर्मूला एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस यही होता है एक्सियल लाइन पे r डिस्टेंस पे, r के बदले में x डिस्टेंस वाला भी यूज करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। लेकिन इसका एक स्पेशल केस है भाई कि अगर हमारा r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो जाए, r मतलब ये वाला जो सेपरेशन है मीन्स वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल हो जाए, ये डाइपोल का लेंथ बहुत बहुत स्मॉल हो कंपेयर टू दिस सेपरेशन, मीन्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल अगर लिखेंगे तो उस कंडीशन में r वेरी वेरी ग्रेटर देन l होगा, और उस कंडीशन में r² - l² को इफेक्टिवली हम लोग क्या ले लेंगे, तो r² ही ले लेंगे। क्या ले लेंगे इफेक्टिवली भाई, तो r² ही ले लेंगे, क्योंकि r² में से अगर हम लोग छोटा सा l² सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि l वेरी वेरी स्मॉल है, l² सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r² ही रह जाएगा, इसलिए r² का होल स्क्वायर r का पावर 4 हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा और ये r³ बच जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट कब है भाई, जब ये b ड्यू टू मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, तो 2m/r³ है, क्या है 2m/r³ है, और μ0/4π तो होना ही है, बट इन द स्पेशल केस ये। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ गए, बहुत बढ़िया क्लियर है। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये रिजल्ट याद रखना भाई, चाहे तो नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो, याद ज़रूर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके साथ हम लोग देखेंगे अब इक्वेटोरियल लाइन पे भी कैलकुलेट करना देखेंगे। तो चलो भाई ये इक्वेटोरियल लाइन का आ गया। अब इक्वेटोरियल लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ये एक्सियल लाइन है तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। क्यू पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो ये जो हमारा साउथ पोल है ये अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B-, और ये नॉर्थ वाला जो है वो अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, ये होगा B+ वाले के चलते। और इन दोनों का जब वेक्टर सम करोगे भाई तो वेक्टर सम हम लोग जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे वही काम करेंगे। ये अगर थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो ऐसे भी ये भी थीटा बन जाएगा और ये भी थीटा बन जाएगा, और ये वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड का आएगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा दोनों सेम वैल्यू का होगा, इसलिए B0 cos थीटा तो ऐड हो जाएंगे, B0 cos थीटा ऐड हो जाएंगे।
और 2 टाइम्स बी नॉट कॉस थीटा बन जाएगा नेट फील्ड। बी नॉट साइन थीटा विल बी कैंसिल, बी नॉट साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बी नॉट कॉस थीटा वाला एडेड अप हो जाएगा। इसलिए नेट फील्ड जो निकालेंगे वो बी नॉट 2 टाइम्स बी नॉट कॉस थीटा होगा। अब 2 और बी नॉट का वैल्यू रखोगे, बी नॉट का वैल्यू कितना होगा भाई, एक ने प्रोड्यूस किया है बी नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एक पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये एल है और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू लिखने पड़ेंगे क्योंकि 2 बी नॉट इंटू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू लिखोगे, कॉस थीटा का वैल्यू लिखोगे तो ये है थीटा और कॉस थीटा लिखेंगे तो ये बेस डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। बेस कितना है भाई, तो वो एल है और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इस तरह से ये मिल जाएगा। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ मिल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है, न्यूमरेटर में m इंटू एल को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं और ये डायरेक्शन किधर में है, तो डाइपोल के अपोजिट में है, तो ये अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसलिए अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो यही हमारा रिजल्ट बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, वो आ गया कितना भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया और ये m इंटू एल मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हुआ और अपोजिट टू m रखने हैं, अपोजिट टू m रखने हैं इसलिए माइनस m कर दिया सीधा और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर कितना भाई, तो 3/2। इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल गया इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन में अपोजिट टू m था इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू और डायरेक्शन अपोजिट टू m, इन दोनों को हम लोगों ने क्लब कर दिया माइनस m में, माइनस m वेक्टोरियली इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बता रहा है और डायरेक्शन में अपने अपोजिट, इसलिए ये बन गया मेन रिजल्ट। तो इसका डेरिवेशन कहाँ से आया वो समझ गए, बैकग्राउंड समझ गए। इसका जो मेन रिजल्ट है मैंने फिर से इधर लिख रखा है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कभी भी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हम लोगों ने तो वो आया, देख रहे हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 जो उधर आया है, यही हम लोग का मेन फॉर्मूला हो गया इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ये फॉर्मूला का काम करेगा। और स्पेशल केस में आर वेरी ग्रेटर देन एल हो जाए, मीन्स डाइपोल से वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर ये ऑलमोस्ट आर स्क्वायर ही रह जाएगा और जब आर स्क्वायर रहेगा पावर 3/2 करेंगे तो आर क्यू बन जाएगा। इसलिए ये वाला वैल्यू देख रहे हो इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो कंक्लूजन क्या मिला भाई, हम लोगों ने एक्सियल वाला भी रिजल्ट देखा और इक्वेटोरियल वाला भी रिजल्ट देखा। अभी देखा हम लोगों ने ये वाला कौन सा है भाई, तो ये एक्सियल का रिजल्ट है। ये किसका है रिजल्ट भाई, तो ये इक्वेटोरियल का रिजल्ट है। अगर हम लोग बात करें कि भाई ठीक है एक्सियल का और इक्वेटोरियल का, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, तो इन दोनों में रिलेशन देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर वेरी ग्रेटर देन एल, डाइपोल लेंथ से बहुत ज़्यादा लेंथ पे, बहुत ज़्यादा सेपरेशन पे, दैट इज ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अगर शॉर्ट डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट मतलब समझना है कौन सा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज आर वेरी ग्रेटर देन एल, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे होता है वो डबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन का होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। क्यों भाई, तो वो देखा तुमने कि हमारा जो एक्सियल पे होता था वो उसी डायरेक्शन में होता था, यहाँ पे फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है। इसका फील्ड जो चलता है वो ऐसे चलता है भाई, इसका फील्ड ऐसे चलता है तो उसी डायरेक्शन में होता है जिधर मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक मोमेंट है राइट वर्ड तो फील्ड है लेफ्ट वर्ड, इसलिए अपोजिट में हुआ और डबल वैल्यू का हुआ। यहाँ देख रहे हो m/r³ है और यहाँ पे क्या है 2m/r³ है, इसलिए डबल वैल्यू एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा रिजल्ट कंक्लूजन याद रखना, ठीक है। यहाँ तक बात। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि एक्सियल इक्वेटोरियल छोड़ो और ये दे देता है ऐसा कि एक हमारा ये मैग्नेट है शॉर्ट मैग्नेट और इससे हम लोगों ने इसके लेंथ से आर्बिट्ररी एंगल थीटा पे हम लोग चले और यहाँ पे r डिस्टेंस पे मान लो r डिस्टेंस है ये, इस r डिस्टेंस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा ये m, जो कि कितना है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ, जो भी है पोल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ है। ये है डाइपोल मोमेंट, इधर मान लो ये नॉर्थ है, इधर हमारा साउथ है, इसलिए ये मैग्नेटिक लाइन हो गया। मैग्नेटिक एक्सिस भी बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मैग्नेट का एक्सिस है।
इससे हम लोग ने थीटा एंगल पे यहाँ पे निकाला। तो ये जो O से P लाइन है, OP लाइन से सर्टेन एंगल पे होता है नेट फील्ड, वो अल्फ़ा एंगल पे है, मान लो अल्फ़ा एंगल पे है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कैलकुलेट करने पे इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये नेट फील्ड का वैल्यू को हम लोगों को याद रखने हैं क्या भाई। तो ऐसा ही नेट फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक में भी होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकालते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे निकालते थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी निकालते थे तो ऐसा लिखते थे P/4πε0, ठीक है, इस तरह P/4πε0, और उसके बाद ये यहाँ आया RQ और ये मिला 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मिलता था। वैसे ही यहाँ पे ये भी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल अगर r डिस्टेंस पे निकाल रहे हो तो यहाँ पे भी वैसे ही आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, और 1/4πε0 जैसे होता था तो वहाँ पे 1/4πε0 के बदले में क्या लिखेंगे भाई, तो μ0/4π लिखेंगे। तो μ0/4π तो लिखना ही है। चलो फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, मिटा दो भाई, μ0/4π, ठीक है। और ये P के बदले में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाई, और ये RQ, और ये मिलेगा कितना, तो वही 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये कितने एंगल पे आएगा भाई, तो वहाँ भी सेम रिजल्ट था। यहाँ पे tan अल्फ़ा जो होता है OP लाइन से कितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, जिसका डेरिवेशन आप रेगुलर क्लास में पढ़ते हो। दैट इज़, ये हम लोग बोर्ड के लेवल का जब होता है क्लास तो उसमें हम लोग डेरिवेशन बेस देखते हैं। तो ये भी रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या याद रखने हैं, तो आर्बिट्ररी पॉइंट वाले तो ज़रूर याद रखने हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट वाले तो ज़रूर याद रखने हैं। और ये रिजल्ट याद रखने हैं कि एक्सियल पे इक्वेटोरियल से डबल वैल्यू का होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और एक्सियल पे रिजल्ट ये याद रखने हैं, इक्वेटोरियल पे रिजल्ट ये याद रखने हैं। एक्सियल का डायग्राम हो गया, इक्वेटोरियल का डायग्राम हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भाई। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं। कोई मैग्नेटिक डाइपोल का टॉर्क, मैग्नेटिक डाइपोल रखेंगे तो उस पर टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। तो भाई एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखा दिया यहाँ पे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है समझो। जहाँ पे ये मैग्नेट है वहाँ का ये फील्ड है। तो यहाँ नॉर्थ है या साउथ है, इस पर अब लगने लगेगा फोर्स। नॉर्थ पे किधर फोर्स लगेगा भाई, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, क्या होता था भाई, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहाँ भी ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फोर्स भी होता है पोल स्ट्रेंथ जो रख रहे हो और मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल एनालॉगी की तरह समझने हैं। अगर ये पॉजिटिव पोल है फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड के डायरेक्शन फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज है अपोजिट में नेगेटिव पोल होगा तो अपोजिट में। यहाँ ये पॉजिटिव पोल है प्लस m है, और इधर क्या है ये भाई, तो ये माइनस m है। तो प्लस m है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा भाई, तो इस पर तो इसी डायरेक्शन फोर्स लगेगा कितना, तो ये फोर्स लगेगा इस पर MB। इस पे किधर फोर्स लगेगा, तो अपोजिट में लगेगा। इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो वही MB। डायरेक्शन तो हमने दिखा दिया अपोजिट में, डायरेक्शन दिखा दिया हमने अपोजिट में। भाई फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड था, पॉजिटिव पे उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में। और ये अगर थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है तो इस पे टॉर्क लगता था। टॉर्क क्या होता था, कपल होता था ये भाई। तो कपल का टॉर्क क्या होता है, तो एक फोर्स का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर ये L है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा, क्योंकि भाई ये एंगल तो थीटा है। अब ये एंगल थीटा हो तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है बिटवीन द टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया हमारा L साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, L साइन थीटा लिखना पड़ेगा। और M इंटू L को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ये B है और साइन थीटा है। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो टॉर्क जो होता था वो क्या होता था भाई, तो जैसे P क्रॉस E होता था वैसे ही M क्रॉस B होता है टॉर्क का वैल्यू। एनालॉगी टू क्या भाई, तो एनालॉगी टू टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि होता है P क्रॉस E। तो ये सारा कुछ वही है, रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सिमिलैरिटी चल रहा है, इसलिए परेशान कुछ नहीं होना है, याद रखना भी आसान है। तो ये तो टॉर्क की बात हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो भाई टॉर्क हमारा क्या आया फाइनली रिजल्ट, तो वो आया M क्रॉस B आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो भाई पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब होता था तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होता था, डेराइव भी किए थे हम लोग। इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन इससे रिलेटेड ये नहीं पढ़ना है। तो -P.E होता था, दैट इज -PE cos थीटा, याद होगा।
इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम लोग रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो माइनस पी कॉस थीटा होता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा माइनस एम डॉट बी, माइनस पी डॉट ई का भाई माइनस एम डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, तो वही माइनस एम बी और कॉस थीटा वैसे ही मिल जाएगा। अगर तुम्हें डाइपोल को रोटेट कराने हैं तो डाइपोल रोटेट कराने में जो वर्क करने पड़ेंगे वो वर्क कितना होगा भाई, डाइपोल को रोटेट करना चाहते हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि माइनस पी ई और कॉस थीटा 2 होता था। फाइनल कंडीशन में थीटा 2 ओरिएंटेशन पे है और इनिशियल कंडीशन में मान लो थीटा 1 ओरिएंटेशन पे है, तो ये ऐसे लिखते थे भाई और काम करते थे तो क्या मिलता था भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया पी और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, सेम काम यहाँ भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, पी के बदले में एम हो जाएगा, ई के बदले बी हो जाएगा, तो यहाँ भी एम बी हो जाएगा और अगेन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ऐसा हो जाएगा। मीन्स काम यहाँ भी वही करने हैं, यहाँ भी वर्क डन निकालने पड़ेंगे। मैग्नेट को अगर रोटेट कराने हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ये वर्क डन दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, तो फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल। फाइनल कंडीशन मान लो थीटा 2 ओरिएंटेशन था, इनिशियल में थीटा 1 ओरिएंटेशन था, तो ये काम वही करेंगे, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 ये फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस इनिशियल का क्या है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा 1 ऐसा ही काम करेंगे और वही हमें मिल जाएगा एम बी और ये एम बी हो जाएगा और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ऐसा हमें मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वर्क डन बोले या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले, बात एक ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट समझ गए, ग्राफ भी इसका वैसा ही होगा जैसा उधर होता था, जिस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा लिखेंगे। अगर हम लोग कॉस थीटा होता तो वो इस तरह का ग्राफ होता भाई, लेकिन माइनस एम बी कॉस थीटा है तो इसका ग्राफ किस तरह से बन जाएगा, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 पे माइनस एम बी है पोटेंशियल एनर्जी और थीटा इज इक्वल टू पाई पे एम बी है पोटेंशियल एनर्जी। कितना है भाई, एम बी है पोटेंशियल, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये इधर है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आगे का देखना नहीं है क्योंकि थीटा का वैल्यू होता है 0 से लेकर के पाई तक ही होता है। 180 से ज़्यादा तो एंगल होता नहीं है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, 180 से ज़्यादा का एंगल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम 180 से ज़्यादा एंगल वाला कंडीशन में तुम मान लो लाते हो, इधर साउथ बनता है इधर नॉर्थ बनता है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये बन जाता है तो ये वाला एंगल लोगे, ठीक है, ये एंगल लेंगे। और ये अगर ऐसे बन जाए, ये वाला मैग्नेट बन जाए और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल हम लोग ये लेंगे, एंगल स्मॉलर एंगल, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर व्हेन देयर टेल्स आर मीटिंग और देयर हेड्स आर मीटिंग, ऐसा होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है। तो इक्विलिब्रियम वाला भी बात याद आया होगा तुम्हें कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो थीटा इक्वल टू 0 वाला हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम को करस्पॉन्ड करता है, ध्यान देना। अगर ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हमारा मैग्नेट अगर ऐसे है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो ये ऐसे है, तो इस कंडीशन में हमारा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा भाई ये, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि इसको अगर स्लाइटली डिस्टर्ब भी कर दो, अगर ऐसे डिस्टर्ब कर दो तो यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ पे ऐसे फोर्स लगेगा और ये साउथ पे ऐसे फोर्स लगेगा और इसको ये वापस ले आएगा। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में कितना आया, तो देख रहे हो थीटा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पीई की तरह, यहाँ पे क्या है तो माइनस एम बी है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या मैग्नेटिक डाइपोल हो, रिजल्ट इज सिमिलर। माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मतलब 1 होता है, तो माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री लिख रहे हैं समझो, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है। तो पी वाला अगर डाइपोल मोमेंट होता था इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक वाला काम करते हैं। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक लिखेंगे। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भाई, तो ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर ये मैग्नेट ऐसे हो जाए, ऐसे अगर ऐसे हो जाता है प्लस एम एंड माइनस एम, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो 180 डिग्री हो गया। और जब 180 डिग्री हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस एम बी और कॉस 180 डिग्री। इट मीन्स क्या हो गया भाई, तो एम बी हो गया, क्योंकि कॉस पाई माइनस 1 होता है, एम बी हो गया। तो ये क्या है भाई, तो ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको अगर स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, इसको अगर स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें, अगर ऐसे कर दें, मान लो इसको अगर ऐसे कर दें, तो इस पर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव पोल
यानी नॉर्थ पोल पे ऐसे फोर्स लगेगा, साउथ पे ऐसे फोर्स लगेगा, ये इसको और अपोजिट में ले आएगा, दैट इज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम को ये रीगेन नहीं कराएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या है भाई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। याद रहे सब कुछ सेम सिमिलर रिजल्ट है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही इधर भी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन का, और टॉर्क का भी आप वेरिएशन को दिखा सकते हो। अगर ये टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया भाई, तो ये आ गया mb sin थीटा। और इसका अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं ग्राफ तो वो भी हम लोग ईजिली दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हो भाई, तो ये हम लोग टॉर्क अगर थीटा के साथ दिखाना चाहें तो ये mb sin थीटा है, ऐसे चलेगा ग्राफ। ये है mb sin थीटा। मैक्सिमम कब होगा भाई, तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, पाई पे मिनिमम या जीरो पे मिनिमम होगा, जीरो। अब इसको मिनिमम नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क यानी किसी वेक्टर का निगेटिव होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होना। किसी वेक्टर का निगेटिव होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होना। वैल्यू तो उतना ही है, यहाँ पे जैसे mb टॉर्क है वहाँ भी mb टॉर्क है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस mb होने का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। टॉर्क है इधर के लिए है, फिर ये इधर के लिए हो गया टॉर्क, बट वैल्यू उतना ही है। तो ये जैसे मैक्सिमम टॉर्क है वैसे ये भी मैक्सिमम टॉर्क है, इसको मिनिमम नहीं समझेंगे, क्योंकि वेक्टर है। वेक्टर में नेगेटिव होना मतलब क्या, डायरेक्शन अपोजिट होना। तो मैक्सिमम टॉर्क है 90 डिग्री पे, जो कि हमारा क्या है भाई, 90 पे हो या 270 पे हो, बात एक ही है, वो mb है मैक्सिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क इज जीरो, जीरो पे देखें या पाई पे देखें। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो तो स्केलर है। और जब स्केलर है तो स्केलर में पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू अलग अलग है। इसमें नेगेटिव को हम लोग डायरेक्शन से असाइन नहीं कर सकते, डायरेक्शन से रिप्रेजेंट इसको नहीं कर सकते। नेगेटिव है मतलब कम है, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ mb पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे माइनस mb पोटेंशियल एनर्जी है। तो समझो कि यहाँ -10 जूल है, यहाँ पे +10 जूल है, और यहाँ पे ये 2 जूल है, और यहाँ पे -2 जूल है। तो ये -2 जूल से ये कम ही होगा। यहाँ पे निगेटिव होना मतलब ये वाला पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये ज़्यादा है, ये मिनिमम है। ये कम है पोटेंशियल एनर्जी, ये ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क अगर होता तो टॉर्क -2 और -10 में -10 टॉर्क ज़्यादा होता। क्यों, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन है। टॉर्क के केस में माइनस मतलब क्या, डायरेक्शन। टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें माइनस होना मतलब वेक्टर हो गया अपोजिट में, और उसका वैल्यू ज़्यादा है, -10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और एक +2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो 2 न्यूटन मीटर वाला कम टॉर्क है, भले पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट ये कम वैल्यू का कम टॉर्क है, और ये ज़्यादा टॉर्क है। वेक्टर में हमेशा अब -2 न्यूटन और एक है +1 न्यूटन, तो बड़ा कौन, -2 न्यूटन बड़ा फोर्स होगा कि नहीं। और अगर हम लोग बात करें कि वर्क हमारा करना पड़ा -2 जूल और एक में है +1 जूल, तो किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है भाई, तो +1 जूल में ही ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि निगेटिव का मतलब है लेस। जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें निगेटिव मतलब हमेशा स्मॉलर देन पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए मिनिमम क्या है, तो वो है हमारा -mb, और मैक्सिमम क्या है +mb। यहाँ पे जीरो वाले को मत पकड़ लेना। लेकिन टॉर्क वाले में हम लोग, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मिनिमम इज जीरो, यहाँ जीरो वाले को पकड़ना पड़ेगा, जीरो वाले को पकड़ना पड़ेगा भाई। और मैक्सिमम कितना है, mb है। इधर भी पाई पे भी मैक्सिमम है टॉर्क, और कोई बोले कि 270 डिग्री यानी 3π/2 पे 270 डिग्री पे कितना है भाई टॉर्क, तो वो भी मैक्सिमम टॉर्क है, भले ही डायरेक्शन में हमारा अपोजिट है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई अभी हम लोगों ने देखा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन होता है। ये वाला कंडीशन जो होता है जब यहाँ +m हो और इधर -m हो, दैट इज डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, तो ये हमारा थीटा = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है भाई, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और ऐसे कंडीशन में हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -mb, वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। लेकिन अभी क्या किया हम लोगों ने, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले ओरिएंटेशन से समझो थीटा एंगल पे डिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ पे फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स तो हमारा QE का भाई mb होता है भाई, mb होता है पॉजिटिव पोल है, इसलिए इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना वैल्यू का भाई, तो mb वैल्यू का, इधर फोर्स लगेगा, ये भी mb वैल्यू का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क बनता है। कितना बनता है भाई, तो mb sin थीटा, m क्रॉस b होता है ना, mb sin थीटा, ये होता है टॉर्क। अगर हम लोग इसका रीस्टोरिंग नेचर दिखाएं, थीटा एंगल पे जब ये है
जिसका जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले से जब ये थीटा एंगल पे है तो उस कंडीशन में इस पे एम बी साइन थीटा वैल्यू का टॉर्क लग रहा है, बट इस टॉर्क का टेंडेंसी क्या है टू रीगेन, मतलब थीटा अगर इधर हुआ है पॉजिटिव है तो टॉर्क जो होगा इस पे टॉर्क जो होगा वो इसको इधर लाना चाहेगा, टॉर्क इसको थीटा ओरिएंटेशन पे इधर लाना चाहेगा। देख रहे हो टॉर्क हमें वापस लाना चाह रहा है, मीन्स थीटा पॉजिटिव के लिए ये टॉर्क हमारा निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए रीस्टोरिंग नेचर को दिखाने के लिए जिस तरह से स्प्रिंग फोर्स होता है भाई, स्प्रिंग फोर्स में जैसे ही इसको इलोंगेट करते हैं हम लोग, इलोंगेशन होता है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसके लिए हम लोग माइनस kx दिखाते हैं भाई, प्रोपोर्शनल टू x तो होता है फोर्स, kx है वैल्यू, बट इसका रीस्टोरिंग टेंडेंसी क्योंकि x एक्सिस इधर अगर पॉजिटिव है x एक्सिस तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या दिखा रहा है रीस्टोरिंग। वैसे ही यहाँ पे टॉर्क में माइनस लगाएंगे कि थीटा अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, और अगर थीटा क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप करेगा। सो ये रीस्टोरिंग टेंडेंसी का इसलिए माइनस दिखाते हैं, ये बना टॉर्क। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ऑसिलेशन, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट हम लोग देखना जा रहे हैं, तो ऑसिलेशन ये करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम से इसको डिफ्लेक्ट कराया तो जो टॉर्क बनेगा वो इसको वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगा, बट यहाँ से ड्यू टू इनर्शिया और मोशन जो है ये अपोजिट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर से इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, और ये क्या करेगा फिर से इसको वापस लाएगा। मीन्स ये क्या करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करना शुरू करेगा, फाइनली ये सेटल करेगा इसमें। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये एसएचएम होगा कि नहीं, ठीक है, एसएचएम होगा कि नहीं। तो अगर हम लोग स्मॉल थीटा ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में टॉर्क ये बना, थीटा ओरिएंटेशन फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, यही तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क नेट जीरो हो, फोर्स भी जीरो हो। तो ये कब है भाई, तो ये थीटा इज इक्वल टू जीरो पे है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। याद होगा एसएचएम में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही हम लोग एक्स डिस्प्लेसमेंट पे या थीटा ओरिएंटेशन पे देखते हैं। तो अल्फा हम लोग निकालना चाहते हैं थीटा ओरिएंटेशन पे, तो वो टॉर्क जो था डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो होता है भाई। तो टॉर्क कितना बना, तो माइनस एम बी साइन थीटा बना टॉर्क, डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमारा ये ध्यान से आप समझना, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा हमारा वेरी वेरी स्मॉल हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, तो उस कंडीशन में साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट थीटा, होता ही है। तो इसलिए अल्फा एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यहाँ अल्फा जो हम लोग निकाल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो वो हो जाएगा माइनस एम बी, और साइन थीटा को लिख देंगे थीटा, डिवाइडेड बाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या भाई, तो इस मैग्नेट का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जब ऑसिलेट करेगा तो रोटेशनल के लिए, रोटेशनल का पार्ट बनेगा, ये रोटेशनल ऑसिलेशन होगा, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये कांस्टेंट टाइम्स थीटा मिल रहा है, इट मीन्स इसको हम लोग देखें तो ये स्टैंडर्ड एसएचएम वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यहाँ से कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये कैसा एसएचएम है, तो ये एंगुलर एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इसका जो कंपेरिजन करेंगे, किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे भाई, तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड जो है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है माइनस कांस्टेंट टाइम्स थीटा, तो इससे कंपेयर करेंगे और हमें ओमेगा का वैल्यू मिलेगा। कितना ओमेगा का वैल्यू मिला भाई, तो एम बी बाई आई मिला। तो यहां से हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू। ये एसएचएम तो आ चुका, ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, तो टाइम पीरियड तो होता है भाई 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई और अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ये होगा हमारा मैग्नेट के ऑसिलेट करने का, एसएचएम करने का टाइम पीरियड। क्लियर है। तो एनी मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, if displaced slightly from the equilibrium position and released, it will oscillate about the mean position and it will have angular SHM। एंगुलर SHM होगा जिसमें ओमेगा का वैल्यू ये है और वेरी वेरी स्मॉल रहा थीटा, इसलिए हमारा ये ऐसा SHM का कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। अगर लार्ज एंगल है तो ये SHM नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में इफ़ थीटा इज लार्ज, इफ़ थीटा इज लार्ज देन साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू थीटा, एंड देन मैग्नेट का क्या होगा भाई, तो मैग्नेट विल ऑसिलेट कि नहीं, तो ऑसिलेट तो भाई करेगा, विल ऑसिलेट बट नॉट SHM, SHM नहीं होगा।
क्योंकि भाई ये जब थीटा बनेगा तभी तो प्रोपोर्शनल टू थीटा आएगा, नहीं तो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा रह जाएगा। प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा रहने से एसएचएम का कंडीशन नहीं होता, सो ये ऑसिलेशन रह जाएगा, एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम होने के लिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, 5-6 डिग्री इधर जाए मीन से 5-6 डिग्री इधर जाए, ऐसे अगर हो रहा है तो वो एसएचएम है, और एसएचएम का ये टाइम पीरियड है। तो इससे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करने हैं तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे भाई? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रॉड के फॉर्म में है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई ऐसे रोटेशन के लिए? तो ml²/12 होता है। क्या होता है? ml²/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड का, अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता हो, मैग्नेटिक फील्ड नोन है जिस मैग्नेट में इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, और टाइम पीरियड हम लोगों ने स्टॉप वॉच से इसको मेजर कर लिया। स्टॉप वॉच से हमने काउंट कर लिया, मेजर कर लिया टाइम पीरियड, 5 बार लिया हमने रीडिंग, 5 का एवरेज निकाल लिया, मिल गया टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड मिल जाए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml²/12, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो ये b का वैल्यू डालो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डालो और टाइम पीरियड का वैल्यू डालो और तुम्हें मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कई बार ऐसा भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान देना इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में 2 मैग्नेट ले लिया गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट m वाला है और m1 वाला है, दूसरा m2 वाला है, और दोनों का नॉर्थ एक साथ कर दिया गया, साउथ एक साथ कर दिया गया, इसका m2 था। तो इस कंडीशन में ये जो मैग्नेट बनेगा, तो ये जो कंबाइंड मैग्नेट बनेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा m1 प्लस m2। दोनों वेक्टर है तो वेक्टर की तरह इसको ऐड किया जाएगा। और जब ऐसे मैग्नेट को जब हम लोग ऑसिलेट कराएंगे तो ये जब ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भाई? तो यही हो जाएगा 2π√I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, एक का I1 था, दूसरे का I2 था, ml²/12 तो I प्लस I हो जाएगा, और नहीं तो I1 प्लस I2 रहेगा, दोनों अलग अलग अगर हैं तो देखो I/m भी था तो I/m का वैल्यू क्या होगा? तो m1 प्लस m2 होगा और इंटू ये b होगा, ऐसा हो जाएगा। ये कब हुआ भाई? जब मैग्नेटिक मोमेंट m1 और मैग्नेटिक मोमेंट m2 जब दोनों हम लोगों ने सेम डायरेक्शन में रख करके और ज्वाइन कर दिया तो ऐसा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा एक मैग्नेट तो ऐसे रखा हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट, और एक मैग्नेट जो इसके ऊपर हमने चिपका दिया फेविकोल से, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे कर दिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट m2 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमारा नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? तो m1 और माइनस m2 वैल्यू का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 वैल्यू का हो जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा? तो वो तो I1 प्लस I2 ही रहेगा, क्योंकि ऑसिलेट तो दोनों को कर रहे हैं, ये दोनों कंबाइंडली ऑसिलेट करेगा, फेविकोल से चिपका हुआ है ये। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो 2π√I का मतलब है I1 प्लस I2 और अपॉन m का मतलब है यहाँ पे m1 माइनस m2, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू b। ये इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो ये इसका टाइम पीरियड बन जाएगा। तो कभी कभी मैग्नेट्स को ज्वाइन करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब ज्वाइनिंग करना है तो क्या उससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट पकड़ लेने हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नेट ले लेने हैं जब भी ज्वाइनिंग किया जाए। मेन फॉर्मूला जो है वो याद रखने हैं I/mb, और ये फॉर्मूला बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑसिलेशन का भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी जब ऑसिलेट करता है तो 2π√I/PE होता है, 2π√I/PE होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के बदले में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड के बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऑसिलेट कराते हैं तो ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी एसएचएम करेगा, और ये सेम कंडीशन, सिमिलर एनालिसिस, सब कुछ वैसा ही एनालिसिस करने होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस बोर मैग्नेट्रॉन निकालें। तो ठीक है भाई, इसको भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ दिखाया, वो न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस का कितना चार्ज होता है भाई? तो प्लस Ze चार्ज होता है। Z क्या है? तो एटॉमिक नंबर है किसका भाई? जिस भी एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है। तो अब ये जब रिवॉल्व कर रहा है कितने रेडियस पे भाई? तो r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड जो होगा वो 2πr सरकमफ्रेंस इसको कवर करने पड़ेंगे v ऑर्बिटिंग स्पीड से। अगर इसका ऑर्बिटिंग स्पीड v है, ऑर्बिटिंग स्पीड अगर v है तो ये 2πr/v। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा, दैट इज v/2πr। तो ये तो ऐसे इन्फॉर्मेशन है, बट हमें निकालना क्या है ये पहले समझे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो तो होता है NIA। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी देखा था
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना। तो चलो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ भी कैलकुलेट कर देते हैं। 1 है नंबर ऑफ लूप, नंबर एक ही लूप में तो ये चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा। तो ये है करंट का वैल्यू कितना होगा, तो करंट का वैल्यू होता है चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। इसको भी निकाल के रख लें। ई चार्ज ट्रांसफर होगा भाई, ई चार्ज जैसे ही किसी क्रॉस सेक्शन से ई चार्ज एक बार इलेक्ट्रॉन गया, ई चार्ज ट्रांसफर हो गया, कितने टाइम के बाद फिर जाएगा भाई, तो कैपिटल टी टाइम के बाद जाएगा, फिर कैपिटल टी टाइम के बाद जाएगा। मीन्स आफ्टर एवरी कैपिटल टी टाइम चार्ज ट्रांसफर विल बी ई, आफ्टर एवरी टी टाइम चार्ज ट्रांसफर क्या हो रहा है, ई हो रहा है। इसलिए इस लूप में कितने करंट समझे जाएंगे, तो यही समझा जाएगा। तो ई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना भाई, तो 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई वी। तो ये मिल गया हमें, क्या मिल गया भाई, तो ये करंट का वैल्यू मिल गया। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे करंट का वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ई वी ऑर्बिटिंग स्पीड डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये मिला हमें। ठीक है भाई, एरिया तो NIA याद होगा, लूप का एरिया, जिस करंट कैरिंग लूप है उसका एरिया। तो यहाँ पे तो R रेडियस पे ये चल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द लूप। तो ये क्या मिल गया हमें, पाई से पाई कैंसिल होगा, R से एक R भी कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा, तो EV/R डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिल गया हमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर वैल्यू की बात करें तो ये है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ये है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इधर भी वेक्टर फॉर्म में रहने दिया, और इधर वैल्यू लिख रहे हैं तो ये भी वैल्यू लिखेंगे। तो EV/R/2 आ गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड एनी न्यूक्लियस। चलो ठीक है भाई, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, तो m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो इससे क्या होगा भाई, तो इससे ये होगा कि किसी भी ऑर्बिट में अगर है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल पाएगा, क्योंकि m से मल्टीप्लाई करने से MVR यानी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो देखो भाई, ये हो गया E डिवाइडेड बाई 2m और ये हो गया MVR। तुम्हें पता है कि कोई भी रिवॉल्विंग जो सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हम लोग को अगर निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होता है भाई, तो कोई भी सर्कुलेटिंग बॉडी हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस MVR ही हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं E इंटू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m, ये मिला। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम तो हर ऑर्बिट में अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होता है। तो E कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो ये एंगुलर मोमेंटम भाई जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, तो भाई n इंटू EH और इधर हो गया 4 पाई और m, ये मिल गया हमें। एंगुलर मोमेंटम के टर्म में जो था उसको हम लोगों ने फाइनली ऑर्बिट नंबर में ले आए। इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मिल गया n इंटू EH अपॉन 4 पाई m, ये मिल गया। अब जिस ऑर्बिट का तुम्हें चाहिए उस ऑर्बिट नंबर को रखो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। और EH ये सब तो कांस्टेंट है भाई, ये सब तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें डिफरेंट ऑर्बिट में हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का क्या है। अब इसका अगर मिनिमम वैल्यू हमें निकालना हो तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो n = 1 पे निकलेगा। तो कितना मिलेगा, तो EH डिवाइडेड बाई 4 पाई m, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये करस्पॉन्डिंग टू n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं, कुछ लोग बोर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं, आर गायब हो जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये है, डिफरेंट ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर रखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट मिलता रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए बात। किया क्या हम लोगों ने, कुछ खास बात नहीं किया भाई, करंट का वैल्यू चुपके से निकाल लिया इधर। एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, बचपन से जानते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला जो चैप्टर 4 में पढ़ा था हम लोगों ने, वो मैग्नेटिक मोमेंट NIA कर दिया। करंट का वैल्यू, करंट लूप जो है हमारा 1 ही था, करंट का वैल्यू डाला, और ये EVR/2 ये भी एक फेमस है, ये भी ज़रा फेमस है। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको एंगुलर मोमेंटम टर्म में लाया ताकि ऑर्बिट नंबर हमें मिल जाए, ऑर्बिट नंबर के फॉर्म में आ गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है गॉस लॉ। चलो ये तो अभी देख लिया हम लोगों ने, गॉस लॉ देखते हैं। तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या है, ये इसको जरा ध्यान दिया जाए। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या था, E.ds या E.area, और क्लोज लूप के लिए निकालते थे 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज होता था। इसी का एनालॉगी इधर भी होगा। क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होगा E के बदले में B, और ds ये तो एरिया है भाई, एरिया है तो एरिया ही रहेगा, ds लिखो या dA लिखो।
1/ε0 रिप्लेस्ड हो जाता है किससे भाई, म्यू नॉट से, और चार्ज इनक्लोज यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा किससे, पोल इनक्लोज से। मीन्स कोई भी गॉसियन सरफेस ले लो, अब इसके अंदर जिस तरह से चार्जेज होते थे तो चार्ज का अलजेब्रिक सम लेते थे, तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, पोल का अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव पोल है, कोई निगेटिव पोल है, कोई पॉजिटिव पोल है, ऐसे है, कोई निगेटिव पोल है, अगर इस तरह से है तो हमें लेना पड़ेगा। तो तुम्हें पता ही है कि जब पॉजिटिव पोल होता है तो निगेटिव पोल भी होता है, पॉजिटिव पोल जितना होता है उतना ही निगेटिव पोल होता है, इसलिए टोटल पोल इनक्लोज कितना हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा 0। किसी भी क्लोज सरफेस, कोई भी गॉसियन क्लोज सरफेस अगर हो तो उसमें नेट पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, वो 0 ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि +m है तो -m भी है, और +m2 है तो -m2 भी है। मीन्स हमेशा मैग्नेटिक पोल जो होता है नॉर्थ साउथ से साथ साथ ही रहते हैं, कभी नॉर्थ अलग तो होता नहीं था, अभी देखा था हम लोगों ने कट करके निकालना चाहा, नहीं निकलता, नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल के साथ ही रहेगा। आप सोचोगे नहीं नहीं मैं तो गॉसियन सरफेस ऐसे अगर ले लूँ तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, आप बोलो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे गॉसियन सरफेस ले लूँ तो यहाँ पे तो ये +m है इधर -m है, तब तो हमारा ऐसे हो जाएगा, तब तो हमारा कुछ पोल इनक्लोज मिल जाएगा। तो भैया ऐसे भी पोल इनक्लोज नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा भाई, तुम्हारे मन में सवाल आया, चलो मेरे मन में भी जवाब है। उसके लिए देखो मैं फील्ड लाइन इसके ड्रॉ करता हूँ। ये देखो फील्ड लाइन दिखाया हमने, एक दूसरा दिखाया, ये चलो ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। जो समझना है वो इतने से ही समझ जाएंगे हम लोग, बहुत बढ़िया, आराम से समझ जाएंगे। चलो देखो भाई हुआ क्या, तो अगर हम लोग जानते हैं गॉस लॉ अगर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी याद है, तो याद होगा कि कोई भी क्लोज सरफेस में एंटर करते समय नेगेटिव फ्लक्स बनाता है तो बाहर जाते समय पॉजिटिव फ्लक्स बनाता है। तो वैसे ही ये बाहर जाते समय पॉजिटिव बना रहा है तो इधर एंटर करते समय नेगेटिव फ्लक्स बना रहा है। ये जितना नेगेटिव बनाया बाहर भी निकला, ये भी नेगेटिव बनाया तो बाहर भी निकला, यानी जितना नेगेटिव हुआ उतना ही पॉजिटिव हुआ, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा भाई, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना आउट भी हो रहा है। अब बात रही कि तुम बोले कि नहीं तो मैंने तो साउथ पोल इनक्लोज कर लिया, अरे भाई नहीं इनक्लोज कर पाए। देखो कैसे, साउथ पोल का मतलब क्या होता है, जहाँ से फील्ड लाइन एंटर करे, तो ठीक है भाई यहाँ से फील्ड लाइन एंटर कर रहा है तो इस गॉसियन सरफेस में ये देखो यहाँ पे फील्ड आउट भी तो हो रहा है, यहाँ पे फील्ड आउट भी तो हो रहा है, तो यहाँ पे जब फील्ड आउट हो रहा है तो समझो ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये समझो कि एक छोटा सा मैग्नेट हो गया, जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस के अंदर आया वो छोटा सा मैग्नेट है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहा है, यहाँ से फील्ड लाइन एंटर कर रहा है, तो जहाँ निकल रहा है वो नॉर्थ है और जहाँ से एंटर कर रहा है वो साउथ है, तो नॉर्थ साउथ दोनों ही तुमने तो इनक्लोज कर रखा है, तुमने तो दोनों ही इनक्लोज कर रखा है। अगर ये चार्ज होता तो चलो भाई यहाँ से फील्ड लाइन निकलते ही हैं, फील्ड लाइन निकलते ही हैं, तो तुमने इसको ही इनक्लोज कर लिया, तो भाई खाली निकलते हुए खाली पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव 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 फ्लक्स मिला तो तुम्हें मिल जाता। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, इसके भी अगर क्लोज ऐसे चले होते तो एक तरफ से निकलता तो एक तरफ से आता भी, यानी कि जितना पॉजिटिव होता ऐसे आता और ऐसे चला जाता, तो ये पॉजिटिव होता तो इधर निगेटिव भी होता, ये भी आता ऐसे चला जाता, तो जितना हमारा पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी होगा, और ये भी आता क्लोज लूप बनाता तो जितना पॉजिटिव होता नेगेटिव होता, तो फिर हमारा फ्लक्स 0 ही हो जाता। तो वही हाल तो यहाँ पे है, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि निकल रहा है फील्ड लाइन जो खाली पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाए या खाली एंटर कर रहा है नेगेटिव नेगेटिव मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमेशा एंटर करेगा तो बाहर भी निकलेगा, एंटर करेगा तो बाहर भी निकलेगा, इसलिए जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। कभी भी कोई मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस तरह से +Q चार्ज -Q चार्ज एग्जिस्ट कर जाते हैं अलग अलग आइसोलेटेड, वैसा हमारा +M और -M अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा साथ में रहेगा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला बात है इसका, एक ही साथ जिएगा एक ही साथ मरेगा, समझ गए। ये अलग अलग नहीं हो सकता, चार्ज अलग हो सकता है, उससे ये डिफरेंस है। इसलिए मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये 0 होना, B.ds 0 होना, देखो ध्यान से, B.ds इज इक्वल टू 0 होना इस बात को प्रूव करता है डैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनो मीन्स सिंगल, मोनोपोल, मोनोपोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ना हमारा आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ना आइसोलेटेड साउथ पोल एग्जिस्ट कर सकता है। जब भी एग्जिस्ट करेगा तो पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, साथ साथ ही रहेंगे, क्योंकि फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। कभी टर्मिनेट करता हुआ फील्ड लाइन या स्टार्ट होता हुआ फील्ड लाइन नहीं हो सकता कि इसको इनक्लोज करके हम लोग फ्लक्स ऑब्टेन कर लें क्लोज सरफेस के थ्रू।
क्लियर है यहाँ तक? तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में बस इतना ही है कि नेट फ्लक्स विल रिमेन जीरो। नेट फ्लक्स हमारा क्या है? वो जीरो रहता है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स यही है भाई, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा देखेंगे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है भाई? तो अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ पे जो हमारा एक्सिस है इसका, इस एक्सिस से याद होगा 11 डिग्री ओरिएंटेशन पे ऑलमोस्ट हम लोग एक मैग्नेट, जाइंट मैग्नेट समझते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझने के लिए एक जाइंट मैग्नेट समझते हैं, जो कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे ऑलमोस्ट 11 डिग्री पे है ये। और इसका जो फील्ड लाइन है, इसके फील्ड लाइन का स्टडी कर लो तो समझो कि अर्थ के फील्ड लाइन का तुमने स्टडी कर लिया, क्योंकि अर्थ का फील्ड लाइन वही होता है जैसा कि यहाँ का फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो इसी फील्ड लाइन को हम लोग स्टडी करने के लिए थोड़ा सा इसका बड़ा डायग्राम बनाया। ये ग्रीन से जो दिखाया हुआ अर्थ है तुम्हारा, ग्रीन से जो दिखाया वो क्या है? अर्थ है ऑलमोस्ट स्फेरिकल। और जो हमने मैग्नेट रखा है ये वाइट कलर का जाइंट मैग्नेट, तो ये मैग्नेट को इस तरह से हम लोगों ने रख दिया और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फील्ड लाइन किस तरह से निकले हुए हैं। ये नॉर्थ है, ये वाला क्या है भाई? तो ये नॉर्थ है और इधर वाला ये साउथ है मैग्नेट का। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसको बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ। जरा कुछ कन्फ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं, ये जरा समझो। ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, तो ये वाला हमारा जियोग्राफिक साउथ है। जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ। और ये एक्सिस, ये जो मैग्नेट रखा हो, मैग्नेट का जो एक्सिस जहाँ पे कट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ध्यान देना, इसको क्या बोले? अर्थ के सरफेस पे जो होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। यहाँ जो अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे ये मैग्नेट का एक्सिस कट कर रहा है वो हमारा मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक साउथ है। लेकिन मैग्नेट जो होगा वो उल्टा होगा, मैग्नेट जो रखेंगे वो उल्टा रखेंगे। ये ध्यान रखना, ये बात। अंदर का मैग्नेट उल्टा होता है, ये वाला तो इसी के साथ साथ ही है, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, लेकिन अंदर का मैग्नेट उल्टा। क्यों उल्टा करते हैं वो भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन, क्यों उल्टा ऐसा समझते हैं भाई? हम लोग ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि तुम कंपास नीडल अर्थ के सरफेस पे रख करके और तुरंत हाथ खड़े कर देते हो कि मैं जानता हूं किधर नॉर्थ है, जिधर कंपास नीडल दिखाएगा उधर नॉर्थ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तुमने कंपास नीडल रख दिया और तो तुम बोलोगे भाई अच्छा कंपास नीडल तो इधर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। इस डायरेक्शन, फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही तो अलाइन होता है। कोई भी मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है ना भाई, फील्ड के डायरेक्शन में ही ये अलाइन हो जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन में ये अलाइंड हो जाता है, और कोई डिस्टर्ब भी करता है तो फिर से ये वाइब्रेट करके उसी डायरेक्शन में आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट या कंपास नीडल अलाइन करता है, ये तुम्हें पता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने रख के देखा तो अच्छा, ये रमेश बोलने लगा मैं बताता हूँ किधर है नॉर्थ, नॉर्थ इधर है, इधर जाओ। ये बोलेगा भाई नोबिता मैं भी बताता हूँ किधर है नॉर्थ, इधर जाओ, नॉर्थ मिलेगा। ठीक है भाई, उधर जाओगे नॉर्थ की तरफ चले जाओगे तो नॉर्थ की तरफ पहुँच जाओगे भाई, बिल्कुल पहुँच जाओगे। तो नॉर्थ की तरफ तुम्हें ये फील्ड लाइन कब पहुंचा रहा है? जब इधर से निकल रहा है तब तो पहुंचा रहा है नॉर्थ की तरफ। चलो भाई, जियोग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों ज़्यादा पास है, 11 डिग्री का डिफरेंस है। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस कितना है भाई? तो ये 11 डिग्री का डिफरेंस है। तो नॉर्थ की तरफ तुम्हें ये धक्का दे रहा है, कंपास नीडल गाइड कर रहा है, नेविगेशन तुम्हारा नॉर्थ की तरफ ये प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? तो भाई फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है तभी तो उधर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए फील्ड लाइन इधर निकलेगा तभी जब इधर इसका नॉर्थ समझा जाएगा। मैग्नेट जो है, इमेजिनरी मैग्नेट जो अर्थ के सरफेस पे हम लोग समझते हैं, वो मैग्नेट का नॉर्थ इधर रहेगा, तभी तो ये फील्ड लाइन ऐसे निकालेगा और बोलेगा नॉर्थ की तरफ जाना है, उधर जाओ। कंपास नीडल अपना दिखाता रहेगा भाई, कंपास नीडल बताएगा अच्छा नॉर्थ की तरफ जाना है, उधर जाओ। यहाँ पे जब कंपास नीडल रखोगे तो ये वर्टिकल होकर के बताएगा कि नॉर्थ जाओ, हमारा वो इधर ही है, वर्टिकल फील्ड लाइन है। यहाँ पे कंपास नीडल रखोगे तो यहाँ पे भी बताएगा तुम्हें, यहाँ ऐसे दिखाएगा कंपास नीडल, इस तरह से दिखाएगा। अब ये कंपास नीडल तुम्हें इस तरह से नॉर्थ की तरफ दिखाएगा। तो फील्ड लाइन ऐसा ही है अर्थ का प्रोड्यूस्ड। जिस तरह से एक जाइंट मैग्नेट हम लोग अर्थ के सेंटर पे इमेजिन करें और उसके फील्ड लाइन का स्टडी करें, तो ये जो अर्थ के सेंटर पे जो इमेजिन किया मैग्नेट, इसको हम लोग बाइसेक्ट करता हुआ ऐसा इक्वेटर अगर हम लोग समझे तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या बोलेंगे भाई? तो ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेट को बाइसेक्ट करता हुआ ये इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर, क्योंकि जियोग्राफिक एक्सिस को ये बाइसेक्ट करता है, ये जियोग्राफिक इक्वेटर है और ये वाला हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है। मैग्नेटिक इक्वेटर पे देखोगे ये हॉरिजॉन्टल है भाई,
अर्थ के सरफेस पे यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे जब कंपास नीडल रखा जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल ही दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल ही फील्ड लाइन को दिखाएगा। इट मीन्स यहाँ पे फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल में है। आगे हम लोग एंगल ऑफ डिप अगर बात करेंगे तो एंगल ऑफ डिप यहाँ पे होता है 0 डिग्री। अब क्या एंगल ऑफ डिप है वो भी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा मैं। एंगल ऑफ डिप 0 है, लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए हम लोग, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल पे अगर आ जाए, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे अगर आ गए तो यहाँ देखो कंपास नीडल कैसे दिखाएगा भाई, तो यहाँ पे कंपास नीडल इस तरह से दिखा रहा है। कैसे? तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा रहा है, ऐसे करके वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जबकि ये है और वर्टिकल इस तरह से दिखा रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी ये है हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे कंपास नीडल अगर रख दिया जाए तो वो कैसे दिखाएगा, तो कंपास नीडल तो ऐसे दिखा रहा है भाई, कंपास नीडल ऐसे वर्टिकल दिखाएगा इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से कंपास नीडल दिखाता है, गाइड करता है कि नॉर्थ की तरफ जाना है तो भाई उधर जाओ, उधर जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ। अर्थ के सरफेस पे ही तो नोबिता और जियान रहेगा, तो वो इस डायरेक्शन में जा करके नॉर्थ पे पहुंच सकता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक इक्वेटर होते हैं उस पे हमारा एंगल ऑफ डिप क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। और मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होता है, मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप क्या है वो समझने के लिए देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म समझने के लिए हम लोग 3 मैग्नेटिक एलिमेंट डिफाइन करते हैं। 3 एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं भाई, तो एक तो होता है हमारा डिक्लाइनेशन। एक फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा, डिक्लाइनेशन, नंबर 1, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पढ़ा होगा एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट मीन्स इनका इंफॉर्मेशन से हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझ जाते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट हमें पता हो तो किसी भी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें एग्जैक्टली नोन हो जाता है। तो ये 3 मैग्नेटिक एलिमेंट का इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, इसके बारे में आप सबको पता है, लेकिन मैं रिकैप करा रहा हूँ। डिक्लाइनेशन क्या होता है, तो एक है मैग्नेटिक मेरिडियन, वो प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को कंटेन किया हुआ हो। मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ऑफ द मैग्नेट एट द सेंटर। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता था भाई, तो जियोग्राफिक मेरिडियन होता है जो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को कंटेन करता हुआ प्लेन है। ऐसा प्लेन जो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि अगर मान लो किसी चौक पे आप जानना चाहते हैं, कुतुब मीनार के पास जानना चाहते हैं कि डिक्लाइनेशन वैल्यू क्या है, तो कुतुब मीनार के पास आपको अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ और कुतुब मीनार का पॉइंट कंटेन करता हुआ प्लेन को बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। और ये जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, जो अर्थ पे सेंटर पे मैग्नेट जो इमेजिन किया हो, उस मैग्नेट का नॉर्थ साउथ और कुतुब मीनार को कंटेन करता हुआ प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है। इन दोनों के बीच के एंगल को ही बोलते हैं हम लोग डिक्लाइनेशन। इन दोनों के एंगल को क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। और अर्थ का फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। अर्थ का फील्ड कहाँ होता है भाई, तो अर्थ का फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होता है। मतलब ऐसा प्लेन जो कि मैग्नेट को कंटेन किया हो और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को कंटेन किया हो। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को कंटेन किया हो, कुतुब मीनार पे कंटेन अगर कंसीडर कर रहे हो तो कुतुब मीनार को भी कंटेन किया हुआ हो। तो इस प्लेन में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में होता है। और इस प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल, मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है भाई, अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ का सरफेस से पैरेलल हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये कौन सा लाइन हो गया भाई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने एंगल पे डिप्ड होगा, हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे डिप्ड होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। कौन डिप्ड होगा भाई, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जितने एंगल पे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लो ऐसे है, अरे भाई ऐसे है, तो इसका हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन में जब एनालिसिस करेंगे तो ये देखेंगे भाई कि ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे डिप्ड है, तो वो है डेल्टा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, सेकंड एलिमेंट। और ये एंगल ऑफ डिप है, तो इसको हम लोग और समझने के लिए यहाँ पे मैं दिखाऊं कि ये वाला, इस वाले कंपोनेंट को, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो ये वाला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, और एक क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलते हैं BH। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोला, BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यही हमारा BH थर्ड एलिमेंट है।
ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जब परपेंडिकुलर है तो बोल सकते हैं कि जो BE है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है भाई, तो जितना BH वैल्यू, अगर ये 5 है ये 4 है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं BH का स्क्वायर प्लस BV, वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग BV से रिप्रेजेंट करते हैं। ये BH था तो ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, BV बोलेंगे। और ये तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ही, ये तो नेट है भाई, ये तो नेट है, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखेंगे, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे नेट, वो क्या होगा भाई, तो BH और प्लस BV, और ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दोनों आपस में क्या है भाई, तो वो परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए हम लोग BE जो आएगा वो अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर हो जाएगा। और tan डेल्टा का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग tan डेल्टा का वैल्यू भी देख सकते हैं भाई, तो वो कितना हो जाएगा, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू, बताओ, ये परपेंडिकुलर है BV डिवाइडेड बाई BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यह है वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वाला रिलेशन भी याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में काम आता है। ये वाला रिलेशन भी याद रखने हैं, दोनों का वेक्टर सम है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये भी रिलेशन याद रखने हैं, और ये डायग्राम भी साथ में याद रखने हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को बोला डिक्लिनेशन। BH है, BV है और BE है, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये अर्थ का फील्ड है भाई। इसका एनालिसिस किया हम लोगों ने, मैग्नेटिक मेरिडियन में गए और हमें मेजर होकर के ये पता लग गया भाई कि ये एंगल ऑफ डिप है। वो एंगल ऑफ डिप कुछ भी हो सकता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड होता, अगर फील्ड मान लो हमारा हॉरिजॉन्टल हो, तो हॉरिजॉन्टल हो तो एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का फील्ड जब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल फील्ड है तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल से कुछ भी एंगल पे डिप नहीं करना पड़ रहा, डिप का वैल्यू 0 है, तो इसलिए एंगल ऑफ डिप 0 हो जाएगा। तो यही हाल तो यहाँ हुआ है मैग्नेटिक इक्वेटर पे। मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपास नीडल रखें तो वो बताएगा, क्या बताएगा भाई, तो ये बताएगा कि हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल अगर ये है तो वैसे ही कंपास नीडल भी बता रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप इज 0। जो भी मैग्नेटिक हमारा इक्वेटर है उस पे एंगल ऑफ डिप इज 0, और पोल पे, मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा। अगर हमारा ऐसे होता अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ज़रूर हमारा ये क्या मिलता, 90 डिग्री होता। यहाँ पे कंपास नीडल रखें अगर हम लोग, तो ये कंपास नीडल हमें ऐसे दिखाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे दिखाएगा भाई, ऐसे दिखाएगा, ये कंपास नीडल दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट को आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता रहता है, ये हम लोग इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रखें। ये क्वेश्चन को समझने में कई बार काम आता है और इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, इसलिए डायग्राम को तो बिल्कुल माइंड में सेट रखना चाहिए। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स में दिखा दूंगा ताकि तुम्हारा विजुअलाइजेशन और क्लियर हो जाए। चलो, मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटाइजेशन। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल, कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे कोई मटेरियल रखते हैं तो जनरली 3 तरह के बिहेवियर मिलते हैं। सो मैग्नेटिक मटेरियल भी हम लोग 3 तरह से हम लोग समझते हैं, और ये 3 पार्ट में आप सबको पता है कौन कौन होता है भाई। तो एक डायमैग्नेटिक होता है, एक क्या होता है, डायमैग्नेटिक, और एक होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है भाई फेरोमैग्नेटिक। इस तरह से 3 टाइप के मटेरियल हैं। होता क्या है, जरा इसको थोड़ा सा हम लोग समरी समझें, फिर इसके तीनों के डिटेल भी देखेंगे हम लोग। ये अगर मान लो अर्थ का फील्ड हमने, अर्थ का या कोई भी एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया, B0 इसको बोले, B0 फील्ड अप्लाई किया और इसके रास्ते में हमने एक रख दिया मटेरियल। तो जब तक ये फील्ड नहीं अप्लाइड था, मान लो पहले फील्ड ही नहीं अप्लाइड था, तो जब पहले फील्ड नहीं अप्लाइड था तो इसमें जो भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं भाई। कोई ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट, कोई ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। इस तरह से, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 0 होता है। अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक की, ठीक है, चलो एग्जांपल्स मैं पैरामैग्नेटिक से ही शुरू करता हूं। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो उस कंडीशन में जो भी डाइपोल मोमेंट, हर मॉलिक्यूल का, हर एटम का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होता है। पैरामैग्नेट में हर एटम का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होता है भाई। लेकिन ये डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं भाई ये, तो ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, कोई इधर से कोई उधर से होते हैं। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर सबका सम किया जाए, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, तो वो क्या मिलेगा भाई, तो 0 मिलेगा। मीन्स किसी भी डायरेक्शन में हमारा ओरिएंटेशन नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट नेट का।
ठीक है, इस तरह से रैंडमाइज्ड हैं, ये रैंडम ओरिएंटेशन है, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऐसा हुआ, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऐसा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट का रैंडम ओरिएंटेशन था। अब लेकिन जैसे ही हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनमें मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट हो सकता है, अलाइनमेंट हो सकता है, ठीक है, ये अलाइनमेंट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं अलाइनमेंट दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे अलाइनमेंट समझो हुआ, परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, परफेक्ट जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ अलाइनमेंट करने में सपोर्ट करेगा ये एक्सटर्नल फील्ड। ये जो एक्सटर्नल फील्ड आता है अपने साथ साथ एच भी लाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये भी लाता है, B इज इक्वल टू म्यू एच, सबने सुना होगा B इज इक्वल टू म्यू एच। इसलिए अगर वैक्यूम की एयर की बात करें तो B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो ये एच भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड का ही फील्ड है, तो H क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो भी जरा समझो। तो इसका जो फील्ड होगा वो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड भाई, तो वो होगा म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एन आई है, यही H है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। हमारा अंदर में एयर था और उस अंदर में एन आई ही हमारा H है, ये समझो, ये एन आई है तभी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में प्रोड्यूस हुआ, तो ये है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। और ये तो उसी तरह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ तो H है, बिना एच का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये समझो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड होने का। और ये तो भाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये तो रिजल्ट दिख ही रहा है, और यही तो रीजन है, इसके बिना तो होगा नहीं। अगर मान लो एन का वैल्यू 0 कर दें, कोई नंबर ऑफ टर्न ही नहीं है, सोलेनॉइड ही गायब हो जाए, तो कैसे फील्ड प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। अगर सोलेनॉइड है लेकिन करंट ही नहीं है तो कैसे फील्ड प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। दोनों का रहना जरूरी है, मीडियम तो है, मीडियम तो हर जगह है, मीडियम तो हर जगह है, नहीं है तो वैक्यूम है, लेकिन ये जब रहेगा तभी ये हमारा फील्ड प्रोड्यूस हो पाएगा। सो ये हमारा एक तरह से ये रीज़न है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो साथ में एच लाया, ये एच क्या करेगा, तो इसको मैग्नेटाइज अलाइनमेंट करने का कोशिश करता है। और अलाइनमेंट होने से क्या होता है, इसमें दो चीज़ है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इसको अलाइन करना चाहता है, मीन्स एच जो है वो अलाइन करना चाहता है, और टेम्परेचर जो है वो इसको डिस्टर्ब करना चाहता है। ध्यान रखना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये रैंडमाइजेशन ज़्यादा होगा, वो डिस्टर्ब करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अलाइनमेंट कम हो जाएगा, कम करोगे, कूलिंग करोगे तो अलाइनमेंट और थोड़ा बढ़ेगा। इस तरह से दोनों में लड़ाई होता रहता है। लेकिन ये अलाइनमेंट कुछ कराया, तो कुछ कराया तो क्या होता है, इन सबके डाइपोल मोमेंट जब ऐड होते हैं इफेक्टिवली एक मैग्नेटिक मोमेंट अंदर में इंड्यूस हो जाता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट अंदर में समझो इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड है, ध्यान देना, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, याद रहे ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ अलाइनमेंट, जो भी अंदर में हुआ ड्यू टू फील्ड एप्लीकेशन, जो हुआ अंदर में चेंजेस, वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। तो अंदर में एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अंदर का जो फील्ड नेट हो जाएगा वो हमारा स्लाइटली लेस देन बी नॉट हो सकता है, स्लाइटली ग्रेटर देन हो सकता है, और वेरी वेरी ग्रेटर देन भी हो सकता है। 3 तरह का ऑब्जर्वेशन देखा गया है। मीन्स जो मटेरियल है पैरामैग्नेटिक होगा तो ये वाला काम होता है, स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है। डायमैग्नेटिक होता है तो ये काम हो जाता है, स्लाइटली लेस हो जाता है अंदर का फील्ड, क्योंकि अपोजिट में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाते हैं डायमैग्नेटिक में। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, तो ये वाला फेरोमैग्नेटाइजेशन है, ये पैरामैग्नेटाइजेशन है, और ये हमारा डायमैग्नेटाइजेशन है। तो ये 3 तरह के बिहेवियर जो मिलते हैं, फील्ड अप्लाई किया किसी मैग्नेटिक मटेरियल में तो 3 तरह का कोई ना कोई बिहेवियर मिलेगा। तो ये 3 तरह का मटेरियल हमने, क्योंकि सब में मैग्नेटाइजेशन का मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा स्लाइटली अलग अलग होता है, इसलिए फेरोमैग्नेटिज्म है, डोमेन का अलाइनमेंट है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और यहाँ पे क्या है, तो अपोजिट में इंड्यूस होते हैं, मैग्नेटाइजेशन होता है, तो वो डायमैग्नेटिक बनता है। तो इस तरह से 3 बिहेवियर हैं, तो 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल भी हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, तो इसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है भाई, और ये मैग्नेटाइजेशन कितना होता है भाई, तो ये प्रोपोर्शनल टू होता है एच के। जितना ज़्यादा एच अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ये मैग्नेटाइजेशन करेगा, इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, मैकेनिज्म होगा जिससे कि अंदर में फील्ड चेंजेज होंगे। ओरिजिनल को ये सपोर्ट करता है या अपोज करता है या बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये 3 पॉसिबिलिटी होते हैं। तो वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन एच के, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो
मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी लाते हैं। क्या लाते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी लाते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बताता है कि ये जो सब्सटेंस है वो कितना रेडी टू बी मैग्नेटाइज्ड है, कितना रेडी टू बी मैग्नेटाइज्ड है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब समझो कि ये सपोर्ट करता है और मैग्नेटाइजेशन जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इन फेवर ऑफ एच होता है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एच होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एच होगा, मतलब एच को सपोर्ट कर रहा होता है। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब समझो कि मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो अपोजिट, मतलब अपोज करने के लिए होगा। ये किस में होता है भाई? तो ये होता है डायमैग्नेटिक में। ये किसके लिए होता है भाई? सपोर्ट कौन करता है? तो ये करता है पैरामैग्नेटिक, थोड़ा सपोर्ट करता है, और फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब सपोर्ट, मैग्नेटाइजेशन के लिए सपोर्ट। सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इट शोज हाउ इजिली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, हाउ इजिली एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। हायर वैल्यू मतलब बहुत रेडी है ये मैग्नेटाइज होने के लिए, आओ फील्ड मैग्नेटाइज करो, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में मैग्नेटाइज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो सपोर्ट करेगा, निगेटिव है तो अपोज करेगा, मीन्स जो अप्लाइड एक्सटर्नल है फील्ड इसको अपोज करने का टेंडेंसी रखेगा, वो डायमैग्नेटिक के केस में होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और इसी पे बेस्ड अब अंदर का फील्ड क्या होगा भाई? तो अंदर का जो फील्ड होता है, अंदर का जो फील्ड नेट जो बनेगा वो क्या होगा? तो जो तुमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था वो, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन आया है वो, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। इसने अगर पॉजिटिव है तो ये सपोर्ट करेगा, अगर पॉजिटिव है तो ये सपोर्ट करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो ये दोनों अपोजिट में हो जाएंगे, तो रिड्यूस हो जाएगा। तो नेगेटिव तभी होता है जब ये डायमैग्नेटिक का केस होता है, और ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के केस में तो ये सपोर्ट करता है, तो उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो भाई वेक्टर सम हम लोग करते हैं, इसलिए अंदर का फील्ड हमारा नेट जो है वो नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड होता है। कुछ चेंज होते हैं ड्यू टू क्या? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। और ये मैग्नेटाइजेशन का मैकेनिज्म ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसी के लिए पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन है, किसी के लिए नेगेटिव में मैग्नेटाइजेशन है, किसी में सपोर्ट है एक्सटर्नल का, किसी में अपोजिशन है। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है, उसका डिटेल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अभी तो ओवरऑल बात देखें कि कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं, और वो चेंज मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करता है। मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बता रहा है। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू एच, ये जरूर ध्यान रखना है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एच। प्रोपोर्शनलिटी को ससेप्टेबिलिटी लिखा, और ससेप्टेबिलिटी बताता है हाउ इजीली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, और ये सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। पॉजिटिव है तो सपोर्ट, नेगेटिव है तो अपोज करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि एक ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। इसको जरा हम लोग समझेंगे, इसको जरा हम लोग समझेंगे भाई, ये कैसे, चलो इसको जरा देखते हैं हम लोग कैसे ये इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखो मैंने अभी बताया कि अंदर का जो नेट फील्ड होता है वो दो होता है भाई। एक तो जो फील्ड अप्लाइड था वो तो है ही, और अगर सपोर्ट हुआ तो ऐड हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन से, और अगर अपोज हुआ तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वेक्टर सम तो हमें करना ही है। तो ये कितना होता है भाई? बी नॉट, तो ये होता है म्यू नॉट इंटू एच। बी नॉट जो था हमारा वो क्या था? म्यू नॉट इंटू एच था। और ये मैग्नेटाइजेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटाइजेशन के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन। ये म्यू नॉट इंटू एच जो ओरिजिनल था, और ये जो मैग्नेटाइजेशन ने प्रोड्यूस किया, ये तो एक्सटर्नल जो म्यू नॉट एन आई जैसे सोलेनॉइड में लाया तो वो जो लाया वो एच से प्रोड्यूस हुआ, ये तो भाई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड है, और ये हमारा इंड्यूस्ड के चलते आया मैग्नेटिक फील्ड अंदर में। तो ये दोनों का सम होगा, वही हमारा बनेगा नेट फील्ड। सो नेट फील्ड का वैल्यू क्या मिला हमें? नेट फील्ड मिला ये म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो वो होता है काई इंटू एच। वो क्या होता है? काई इंटू एच। अच्छा यहाँ लिख भी दिया है साइड में, काई इंटू एच होता है। मैग्नेटाइजेशन जो होता है म्यू नॉट इंटू एम, ये है एडिशनल मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है भाई? तो एडिशनल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड बोल दे, मैग्नेटिक फील्ड बोल दे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ड्यू टू
किसके चलते भाई? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के चलते जो एडिशनल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट कॉमन ले सकते हैं, एच बी कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू एच बी कॉमन ले लिया, एच उधर कॉमन ले लिया, म्यू नॉट इधर कॉमन ले लिया, ये मिल गया। ठीक है भाई, तो नेट फील्ड हमारा ये मिल गया। अब जरा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी भी वैक्यूम में अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट इंटू एच होता है। किसी दूसरे मीडियम में बात करें तो उसका परमेबिलिटी इंटू एच होगा। किसी दूसरे मीडियम में, ये तो भाई वैक्यूम के लिए है, ये किसके लिए है? वैक्यूम के लिए है। किसी दूसरे नॉर्मल मीडियम में ये है, तो भाई नॉर्मल मीडियम में जो बी लिख रहे हो म्यू, तो वो म्यू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जैसे एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही ये भी होता है। तो ये है भाई, तो B जो होता है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है, और यहाँ पे हमें B जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करें, नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करें। अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या मिलेगा? देखो, कंपेयरिंग वी गेट, यहाँ पे क्या है? बी नेट इज इक्वल टू, अंदर का जो बी है वो क्या है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या भाई? तो म्यू आर का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया हमें? म्यू आर का वैल्यू मिल गया। म्यू आर का वैल्यू क्या मिला भाई? तो म्यू आर का वैल्यू मिला 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, ये मिल गया हमें म्यू आर का वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, यही हो गया। अब ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होता है फिर पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए तो 1 से ज़्यादा कर देगा म्यू आर को, और अगर डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है तो 1 से थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए ये जो वैल्यू होता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए ये पॉइंट में होता है, 0.9, 0.2, 0.5 ऐसे, और डायमैग्नेटिक में -0.2, -0.3 ऐसे करके होता है। ठीक है, ये रिलेशन समझ गए, ये रिलेशन समझ गए। रिलेटिव परमिबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है यहाँ तक? इन्हों हम लोग कंपेयर कर देते हैं। चलो भाई, एक तरफ दिखाते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक, एक तरफ हम लोग दिखाते हैं डायमैग्नेटिक, फिर दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, और एक तरफ दिखते हैं भाई फेरोमैग्नेटिक। ये 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग चाहे तो कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंपेयर का पॉइंट भाई ससेप्टेबिलिटी का आया। ससेप्टेबिलिटी क्या है? तो स्लाइटली लेस देन 0 है। यहाँ पे क्या है? स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है। और ये क्या है? स्लाइटली नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है 0 से। ससेप्टेबिलिटी की बात हुई। अब म्यू आर की बात करें तो म्यू आर तो होता है 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, याद होगा। म्यू आर का बात होता है तो म्यू आर तो अभी देखा हम लोगों ने 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो म्यू आर हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ ऐड होने हैं तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा स्लाइटली। लेकिन ये दोनों क्या है? स्लाइटली है, सो स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यहाँ पे स्लाइटली लेस देन 0, यहाँ पे 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी है और डायमैग्नेटिक है तो क्या हुआ? कम हुआ, नेगेटिव है, इसलिए ये यहाँ पे म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 होगा। क्या होगा? स्लाइटली लेस देन 1 होगा, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी किसी का -0.2 होता है, -0.1 होता है, -0.3 होता है, इस टाइप का होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अब पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अभी याद रहे कि डायमैग्नेटिक इधर है पहले, उसके बाद है पैरामैग्नेटिक, तब है फेरोमैग्नेटिक। यही वाला पहले लिखने लग गए थे, कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई। पैरामैग्नेटिक वाले में पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर लिखेंगे हम लोग। तो म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। क्यों भाई? क्योंकि म्यू आर होता है 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, थोड़ा पॉजिटिव होता है, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव होता है तो थोड़ा ऐड हो जाएगा, और ऐड होके बहुत ज़्यादा ये नहीं हो जाएगा। ये लेस देन हमारा समथिंग होता है, ये छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, छोटा सा पॉजिटिव है, पॉइंट में जनरली होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ऐसा होगा भाई, बिल्कुल होगा ऐसा। ठीक है भाई, अब इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं म्यू की भी बात, क्योंकि म्यू तो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। तो यहाँ पे म्यू की बात करेंगे तो म्यू आर हमारा स्लाइटली लेस देन 1 है, तो इसलिए म्यू स्लाइटली लेस देन म्यू नॉट हो जाएगा। ये भी क्या हो गया भाई? तो स्लाइटली लेस। सब ये सब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में स्लाइटली ही होता है, जो ज़्यादा एक्सटेंड में होता है वो किस में होता है? फेरोमैग्नेटिक में होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा, लेकिन कितना भाई? तो स्लाइटली ही ग्रेटर होगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यू तो हमारा होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो इस बेसिस पे ऐसा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है भाई, अब थोड़ा सा बिहेवियर की बात करें तो देखो भाई, अगर ये तीनों तरह का मटेरियल हम लोग, कहाँ क्या हो जाता है भाई?
चलो तीनों तरह का बिहेवियर की बात करें हम लोग। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अब तीनों तरह के मीडियम का हम लोग बात करें, तीनों तरह का बिहेवियर देखें तो वो कैसे होता है वो भी ज़रा समझा जाए। अब हम लोग बात कर रहे हैं फील्ड की। तो यहाँ पे मान लो एक हमने फील्ड का हम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से वेरिएशन होता है। तीनों का मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने ऐसे रख दिया, तीनों मैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से रख दिया और इधर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इधर से हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझो अप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये है हमारा डायमैग्नेटिक, ये क्या है पैरामैग्नेटिक, ये क्या है भाई फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या है, तो ये हमारा फील्ड लाइन को ये रिपेल करता है, मीन्स इससे ये अवे जाना चाहेगा, मीन्स इससे ये दूर हटता है, ये दूर रहना चाहता है फील्ड लाइन। फील्ड लाइन हमेशा हमारा इससे दूर ही रहना चाहता है, किससे, डायमैग्नेटिक से। लेकिन यहाँ पे ये जो फील्ड लाइन अगर यूनिफॉर्म आते तो यहाँ पे ये तो अंदर रहता है, इसको भी अंदर करता, इसको भी अंदर करता, थोड़ा सा क्या अंदर, क्यों मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर का फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, स्लाइटली क्या होता है अंदर में फील्ड हमारा स्लाइटली ग्रेटर देन बी नॉट होता है। तो ये तो बी नॉट है लेकिन अंदर तो स्लाइटली इंक्रीज होने हैं, इसलिए फील्ड लाइन को ये अट्रैक्ट किया, इस तरह से हल्का सा अट्रैक्शन दिखाया, फीबली अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सच पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और यहाँ पे क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होगा भाई, तो फेरोमैग्नेटिक केस में ऐसे ही यूनिफॉर्म फील्ड जो आएंगे वो जो बिल्कुल जाना है वो तो जाएंगे ही, जो ऐसे थे वो ऐसे होके जाएंगे, जो ऐसे थे और अट्रैक्ट होकर के जाएंगे, ये वाले थे ये भी अट्रैक्ट होकर के जाएंगे, ये वाले थे ये भी अट्रैक्ट होकर समझो जा रहे हैं, और सब इसके अंदर से ज़्यादा फील्ड इसका बनाने जा रहा है, अंदर का फील्ड स्ट्रॉन्गर फील्ड हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा भाई, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा और ये इस तरह से निकल के जाएंगे। तो यह है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, इसलिए बी विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट, ऐसा समझा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, यहाँ तक क्लियर है ये बात। चलो ये भी समझ गए। तो और ज़रा हम लोग देखें कि इसका बिहेवियर, और ये सब पैरामैग्नेटिक था, ये हमारा क्या था डायमैग्नेटिक, पहले वाला डायमैग्नेटिक है, ये अवे करता है इसलिए बी स्लाइटली लेस देन बी नॉट हो जाता है। ये हमारा पैरामैग्नेटिक वाला चल रहा है और ये वाला फेरोमैग्नेटिक वाला चल रहा है। ठीक है भाई, अब जरा देखें हम लोग U2 वाला देखते हैं। तो U2 में मान लो हमने लिक्विड फॉर्म में पैरामैग्नेटिक ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया। तो जब ऐसे रखोगे भाई तो दोनों में इक्वल लेवल के रहेंगे। मान लो लिक्विड फॉर्म में है हमारा या डस्ट फॉर्म में है हमारा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम लोग यहाँ पे जब मैग्नेट लाते हैं तो मैग्नेट लाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा भाई, ऐसे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा तो ये फील्ड से रिपेल्ड हो जाता है। मीन्स इसका लेवल देखोगे कि लेवल डाउन हो जाता है, इधर का लेवल अप हो जाएगा क्योंकि ये रिपेल्ड हो रहा है। जैसे ही हम लोग मैग्नेट लाएंगे तो ये क्या करेगा भाई, ये मैग्नेट यहाँ पास लाएंगे, इसको अट्रैक्ट करने चाहेंगे अगर तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये रिपेल्ड हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इस तरह से ये रिपेल्ड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वही U2 हम लोग लाते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमारा बिहेवियर कुछ अलग होता है। यहाँ पे भी हमने क्या देखा भाई, तो दोनों का लेवल हमारा सेम था। इसमें जो लिक्विड थे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के वो सेम लेवल पे तो थे, लेकिन जब हम लोग मैग्नेट यहाँ लाते हैं और यहाँ पे जब फील्ड हमारा स्ट्रॉन्गर, यहाँ से देखो भाई नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है, इससे ये अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब ये वाला लेवल ले करके हम लोग अगर इसको उठाना चाहें, यहाँ पे से मैग्नेट लाए और उसके बाद इसने कैप्चर इसको किया, थोड़ा अट्रैक्ट किया और थोड़ा मैग्नेट को और ऊपर उठाएं और थोड़ा मैग्नेट को ऊपर उठाएं, तो ये देखते हैं कि ये लिक्विड लेवल भी ऊपर उठ जाता है। लिक्विड लेवल भी यहाँ से यहाँ तक समझो कि चला आया और ये वाला लिक्विड लेवल का यहाँ पे डाउन हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे लिक्विड लेवल क्या हो गया, थोड़ा डाउन हो गया। तो अब जो है वो येलो वाला लिक्विड हो गया, अब जो है येलो वाला लिक्विड हो गया। पहले क्या था भाई, तो पहले ये वाइट वाला था, सेम लेवल तक का था। अब ये इससे क्या हुआ, तो हमारा ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इसको और ऊपर उठाओगे तो थोड़ा ये ऊपर तक उठाएगा इसको, उसके बाद ये छोड़ेगा, मीन्स ये स्लाइट अट्रैक्शन करता है। और यहाँ पे जब हम लोग दिखाएंगे यही चीज़, तो भाई जब लिक्विड लेवल थे सेम लेवल पे लिक्विड लेवल थे, ठीक है, वाइट वाला। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे लाया, मैग्नेट को यहाँ पे लाया, नॉर्थ साउथ को ऐसे लाए, तो ये धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाए, ऐसे करके ये अट्रैक्ट किया और थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाए, तो देखा हम लोगों ने कि यहाँ तक इसको पुल करके हम लोग उठा सकते हैं, इसको यहाँ तक पुल करके उठा सकते हैं। और यहाँ तक जब ये पुल होगा तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, तो ये यहाँ तक ऐसे दिखा रहा है। इस तरह से हम लोग ऑलमोस्ट इतना लेवल अप कर दिए, ऑलमोस्ट ये इतना लेवल डाउन हो गया। इसमें स्लाइटली डाउन होता है, इसमें स्लाइट अट्रैक्शन होता है, इसमें ज़्यादा एक्सटेंड में अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर लिक्विड फॉर्म हो तो दिस विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर फील्ड,
अट्रैक्टेड होता है, ये रिपेल्ड होता है स्ट्रॉन्गर फील्ड से। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तो ऐसा मटेरियल किधर मूव करेगा भाई, तो मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टूवर्ड्स वीकर साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये शिफ्ट करता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर साइड में। और ये क्या करेगा भाई, तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर साइड, वीकर टू स्ट्रॉन्गर में शिफ्ट करेगा लेकिन स्लाइटली। और ये क्या है, स्ट्रांगली शिफ्ट करेगा, ये स्ट्रांगली शिफ्ट करेगा। ये क्या करेगा भाई, तो स्ट्रांगली शिफ्ट करेगा किधर, तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक बात, चलो ये भी समझ गए। इसी तरह का एक और भी एग्जांपल दिया जाता है कि अगर हम लोगों ने इस तरह से एक टब में ले लिया जो कि सेम लेवल पे मैग्नेटिक मटेरियल है, अब जब इसके पास लाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड है, इस तरह से यहाँ से निकल करके ऐसे चला जाएगा, यहाँ से निकल करके ऐसे इसमें कैप्चर हो जाएगा। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ आया है, द स्ट्रॉन्गर फील्ड है, तो ये क्या करता है, ये अपना जो लेवल है उसको, जो हॉरिजॉन्टल लेवल था उसको मॉडिफाई करके ये ऐसे कर लेता है, ये ऐसे कर लेता है। क्यों भाई, कि स्ट्रॉन्गर से दूर हट जाएंगे। पहले तो भाई इस तरह से हॉरिजॉन्टल था, अब ये दूर हट करके इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और इधर हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड था वहाँ पे कम अमाउंट में रह जाएगा। इस तरह का होता है। जबकि यही चीज़ हमारा इस वाले में देखें, पैरामैग्नेटिक में देखें, तो पैरामैग्नेटिक में बिहेवियर कैसा होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेट लाते हैं इधर नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे हमारा फील्ड इस तरह से इसके अंदर से पास होता है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल था पहले लिक्विड का, हॉरिजॉन्टल लेवल था मान लो, या डस्ट का हॉरिजॉन्टल लेवल था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है भाई, इधर हमारा वीक फील्ड है, इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर क्या है, वीक फील्ड है। तो ये देखोगे कि ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, ये इस तरह से अब बन जाता है। मतलब स्ट्रॉन्गर साइड में ज़्यादा हो गया, वीकर साइड से स्ट्रॉन्गर साइड में शिफ्ट हो गया। और वही चीज़ जब यहाँ दिखाओगे, यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे भी मैग्नेट लाएंगे, तो यहाँ पे जब मैग्नेट लाएंगे तो उस कंडीशन में अगेन ऐसे दिखाएंगे भाई, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, इधर वीक फील्ड है, इधर वीक फील्ड है, और ये लेवल पहले जो ऐसे था वो अब कैसा बन जाएगा भाई, तो अब ये लेवल ऐसे बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीकर के पास बहुत कम हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारा बन जाएगा लेवल। क्लियर है यहाँ तक। तो ये भी बता रहा है वही बात को, सेम बात को ये बता रहा है, वैसे ही हम लोगों को समझने हैं। अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम लोग डायमैग्नेटिक रखें, तो ये मैग्नेट जो है ऐसे रखोगे तो वो सस्पेंड कर दें इसको, तो ये सस्पेंडेड मैग्नेट वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये रोटेट करके ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसको पसंद नहीं है कि फील्ड लाइन इससे पास हो, फील्ड लाइन पास हो, तो इसलिए ये रिपल्सन दिखा रहा है ऐसे। और इसमें क्या होगा भाई, जब फील्ड लाइन ऐसे चलेंगे तो ये खुद भी ऐसे ही ओरिएंट हो जाएगा, सस्पेंडेड है ऐसे ही ओरिएंट हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे पास हो, और ये भी यही काम करेगा, ये भी हमारा यही काम करता है। इस तरह से कंपैरिजन हम लोग करते हैं 3 डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल में। इसमें ये सब कंपैरिजन में याद रखने हैं, सबके 2-2 एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, बुक में दिया रहता है, सब में 2-2 4-4 एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। जो हमारा आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम हमारा पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, और लेड हमारा फेरोमैग्नेट इसका डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। इस तरह से ये सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। एक और जो हम लोगों को समझना होता है वो होता है मैग्नेटाइजेशन कर्व, BH कर्व, याद होगा BH कर्व। ये BH कर्व क्या होता है भाई, तो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ बोला तो नहीं जाता यहाँ पे ज़्यादातर बुक में, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, और इधर H, BH कर्व, जो कि हमारा 0 है H, तो मैग्नेटाइजेशन का फील्ड भी 0 है। मैग्नेटाइजेशन का जो फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमारा 0 है। मैग्नेटाइजेशन से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है भाई, तो वो होता है μ0 इंटू मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, तो वो होता है काई इंटू एच, वो क्या होता है काई इंटू एच, याद है। चलो ठीक है, तो ये देखा गया कि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, BH कर्व किसके लिए ड्रॉ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब हम लोग H अप्लाई करते हैं, जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब हम लोग B0 यानी कि μ0 इंटू H अप्लाई करते हैं, तो इसमें डोमेन्स होते हैं, डोमेन का अलाइनमेंट होता है। इसमें क्या होता है, कुछ वॉल्यूम में एक डायरेक्शन में लाइन है, एक कुछ वॉल्यूम में मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में लाइन है, इस तरह से कुछ कुछ डोमेन बने होते हैं। डोमेन है वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम के अंदर सारे के सारे
मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, ऐसा डोमेन अलाइनमेंट होता है। डिटेल में तो हम लोग बोर्ड वाले क्लास में देखते हैं, फिलहाल तो यह इतना आप तो जानते हैं, ये एक्सपेक्टेड है। डोमेन स्ट्रक्चर होता है, और जब अलाइनमेंट होता है, जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डोमेन का ही अलाइनमेंट होता है। दैट इज जो डोमेन इधर थे वो भी इधर शिफ्ट हो जाते हैं, जो इसके फेवर के होते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो म्यू नॉट इंटू एच जब अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन के चलते, जब एच 0 था तो मैग्नेटाइजेशन वाला कोई फील्ड नहीं था, जैसे ही एच अप्लाई करोगे मैग्नेटाइजेशन से फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और वो इस तरह से प्रोड्यूस होकर के सैचुरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होकर के एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो एच अप्लाई करने पे इंड्यूस होकर के जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सैचुरेशन में चला जाता है। अगर हम लोग वैल्यू ऑफ एच ज़्यादा करते हैं तो, अब कम करेंगे तो धीरे 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 इसका वैल्यू कम होगा, और ये यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ, जब एच 0 कर देंगे तब भी हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसका कर्व अगर हम लोग देखें तो, अगर अब इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया है हम लोगों ने, एच 0 करने से हमारा बी कंप्लीटली 0 तो नहीं हुआ, कंप्लीटली 0 करने के लिए एच निगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है। तो ये इस तरह से जब निगेटिव में अप्लाई करते हैं तो निगेटिव में अप्लाई करके, और जब इधर हम लोग और ज़्यादा एच अप्लाई करते हैं, निगेटिव में और ज़्यादा एच अप्लाई करते हैं, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन से फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इधर भी सैचुरेट होता है। फिर इसको डीमैग्नेटाइज, इधर वाले को डीमैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो फिर एच का वैल्यू कम करेंगे। तो ये इस तरह से फॉलो करता हुआ, और ये फिर इसको अटेन करता है। इस तरह से हमारा BH कर्व बनता है। ये BH कर्व बना। फर्स्ट टाइम हमारा ये वाला फॉलो होता है, उसके बाद जब भी डीमैग्नेटाइज करोगे ये वाला फॉलो होगा। ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। ये क्या है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। उतना ही वैल्यू इधर भी होगा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का, ये भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। अपोजिट में हम लोगों ने जब अप्लाई किया तो इधर सैचुरेशन मैग्नेटिज्म को ले आया, फिर इधर से जब डीमैग्नेटाइज करने चलेंगे तो ऐसे में डीमैग्नेटाइज होगा, लेकिन रेसिडुअल रह जाएगा, अपोजिट मैग्नेटाइजेशन। फिर हमारा यहाँ पे इस तरह से चलता रहता है। इसको हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं या BH कर्व बोलते हैं। क्लियर है? इसमें दो बात आपको ध्यान देना होता है। एक होता है ये कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स। कोर्सिविटी बताता है कि कितना वैल्यू हम लोग H का नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करें, सो डैट कि सब्सटेंस जो है हमारा वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब ये जो मैग्नेटाइजेशन का फील्ड है वो 0 हो जाए। The negative value of H applied such that the magnetic field due to magnetization is made 0. That is, the substance or sample gets completely demagnetization. That value of H in the opposite direction is known as coercive force or coercivity of the material. और retentivity क्या होता है? तो when magnetic field, when magnetization of the sample occurs and we make H0, जब H को हम लोग 0 कर देते हैं, then magnetization is not completely erased, but slight magnetization persists in the sample, that is remaining रह जाता है। उसको हम रेमिनेंस या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी बोलते हैं। इसको कोर्सिव या कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो लूप का एरिया बनता है, ये टोटल एरिया ऑफ द लूप, ये लूप का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस भी बोलते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस मतलब है कोई भी सैंपल में बार बार मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज, इधर फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर इधर मैग्नेटाइजेशन, इधर मैग्नेटाइजेशन, ऐसे ऐसे बार बार कर रहे हो, तो एक साइकिल में, इन वन साइकिल यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी लॉस होगा, इधर से इधर जा रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है, वो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? एनर्जी लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू क्या है भाई? तो ये है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस पर यूनिट साइकिल, पर यूनिट साइकिल, किस चीज़ का साइकिल? मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, पर यूनिट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और वो भी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी लॉस, और वो ये करस्पॉन्ड कर रहा है। देखो भाई, अगर ये स्टील का होता है तो बड़ा ये एरिया इंक्लोज करता है, ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, और यही अगर सॉफ्ट आयरन का होता है तो ये बहुत कम एनर्जी लॉस करता है, बहुत कम एनर्जी लॉस करता है, क्योंकि ये नैरो लूप होते हैं, छोटा लूप होता है। ये किसके केस में? सॉफ्ट आयरन के केस में। सॉफ्ट आयरन के केस में कोर्सिविटी भी वेरी वेरी स्मॉल होता है, कोर्सिविटी स्मॉल होता है, रिटेंटिविटी भी स्टील के कंपेरिजन में स्मॉल होता है। इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज, देखो कोर्सिविटी कम होने से क्या होता है कि अपोजिट में छोटा भी फील्ड अप्लाई हो गया तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया कंप्लीटली।
ये कोर्सिविटी क्या बताता है भाई कि कितना वैल्यू ऑफ H अपोजिट में अप्लाई करें कि ये कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज हो जाए, दैट इज B0 हो जाए। तो सॉफ्ट आयरन के केस में क्या है फ़ायदा कि रिटेंटिविटी, ये हमारा रिटेंटिविटी तो उससे कम है ही स्लाइटली, लेकिन हमारा ये जो कोर्सिविटी है ये वेरी वेरी स्मॉल है, इसको डिमैग्नेटाइज करना वेरी वेरी ईजी है। अगर हम लोग इसका मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन का मैग्नेट बना करके परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहें तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैग्नेट बना के पॉकेट में रखोगे, अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ का फील्ड अप्लाई हो गया, डिमैग्नेटाइज हो गया, घर जाकर देखा, चेक किया, मैग्नेटाइजेशन ही नहीं है इसमें, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है आयरन पीसेस को। सॉफ्ट आयरन वेरी स्मॉल कोर्सिविटी, तो ये इसको सुटेबल बनाता है किसके लिए भाई, तो ये हम लोग टेम्पररी मैग्नेट बोलें या इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलें, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए ये सुटेबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, या फिर इसका ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करना होता है और उसमें एनर्जी लॉस कम से कम हो, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज करते हैं। ये स्टील का इस तरह का होता है, वाइड कर्व होता है, तो स्टील के केस में स्टील है सुटेबल किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि इसका कोर्सिविटी हाई है, बहुत ज़्यादा फील्ड अपोजिट में अप्लाई करोगे तब जाकर ये डिमैग्नेटाइज होगा, एक बार मैग्नेट बन गया तो बस बन गया। तो स्टील में हाई कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, इसलिए स्टील है हमारा फेवरेट चॉइस परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो। क्लियर है यहाँ तक बात, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्यूरीज लॉ। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वो है क्यूरीज लॉ। तो थोड़ा सा हम लोग क्यूरीज लॉ के बारे में देखें भाई, तो क्यूरीज लॉ समझा जाए। ये दो बात उन्होंने बताया भाई, एक तो बताया उन्होंने पैरामैग्नेटिक के लिए, किसके लिए भाई, तो पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए बताया उन्होंने कि ससेप्टिबिलिटी वैल्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू कम हो जाएंगे। पता है ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन में फेवर करना, तो मैग्नेटाइजेशन हमारा फेवर जो है वो कम हो जाएगा हायर टेम्परेचर पे, इसलिए टेम्परेचर तो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी इस तरह से, और इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, तो ये बनता है पैरामैग्नेटिक के केस में हम लोग बोलते हैं फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन if we increase temperature then susceptibility will decrease and the proportionality constant is known as Curie's constant। इसको क्या बोलते हैं, सी को Curie's constant बोलते हैं, तो इसको Curie's constant बोले, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए उन्होंने ये बताया अकॉर्डिंग टू Curie's law if we increase temperature of the paramagnetic material then its susceptibility will decrease, that is inversely proportional to temperature and the proportionality constant is known as Curie's constant। और एक बात उन्होंने फेरोमैग्नेटिक के लिए भी बताया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या बताया क्यूरी साहब ने, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी उन्होंने बताया कि अगर हम लोग इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज, लेकिन इसका ससेप्टिबिलिटी तो 1 से बहुत ज़्यादा होता है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसा है। और इसका ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक के केस में ससेप्टिबिलिटी होता है लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ऐसा होता है यहाँ पैरामैग्नेटिक केस में। यहाँ तो वेरी वेरी हाई होता है, फेरोमैग्नेटिक के केस में बहुत ज़्यादा होता है, ये ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होता है, ठीक है भाई। ये 0 से बहुत लार्ज होता है, तो इसलिए मान लो अगर 20 है तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी साहब का कहना था कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज, एंड एक टेम्परेचर बताया उन्होंने क्यूरीज टेम्परेचर, एंड इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर beyond Curie's temperature, certain temperature called Curie's temperature, if we increase temperature beyond certain temperature called Curie's temperature then the ferromagnetic substance will टर्न टू पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो हमारा मटेरियल है, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में भाई, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में, यानी कि इसका ससेप्टिबिलिटी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होने लगता है। देखो भाई, इसका मान लो अगर ससेप्टिबिलिटी वैल्यू था 20, अरे भाई तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, मान लो 7 आ गया, और बढ़ाया टेम्परेचर तो और डिक्रीज होकर के अब ये 1.2 हो गया, और बढ़ाया टेम्परेचर तो अब ये 0.9 हो गया, तो 0.9 वाला रेंज मतलब कहाँ चला गया, पैरामैग्नेटिक में चला गया। तो फेरोमैग्नेटिक के बारे में क्यूरी साहब का कहना था ये कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इट्स ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज एंड बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर द ferromagnetic substance will be behaving like paramagnetic substance and in that condition, अब जब ये paramagnetic substance बन जाता है कब, एबव क्यूरीज टेम्परेचर, तब जो इसका ससेप्टिबिलिटी का जो देखा गया है वो देखा गया क्यूरीज कांस्टेंट और T माइनस TC, इस तरह से ये वेरी करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम होता जाएगा, लेकिन ये कब वैलिड है भाई,
तो ये वैलिड है फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर वो टेम्परेचर है बियॉन्ड विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर क्लियर रखने हैं और समझने हैं। फिर भी मैं देख रहे हो अर्थ जो रोटेट कर रहा है, इसके चलते जो फील्ड बन रहे हैं वो इस तरह के फील्ड हमारे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फील्ड हमारे जनरेट हो रहे हैं जिसका हम लोग स्टडी करते हैं एक बार मैग्नेट समझते हुए। ठीक है, एक बार मैग्नेट समझते हुए ये हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से ये बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक बात? और ये स्लाइड चेंज भी होता रहता है इसका। हर 300 ईयर्स के बाद हम लोग इसका ओरिएंटेशन फिर से चेक करते हैं कि इसका जो मैग्नेट जो इमेजिन किया गया है वो हमारा जियोग्राफिक एक्सिस से कितने एंगल पे, 11 डिग्री पे है या कुछ चेंज हो गया, वो 300 ईयर्स के बाद हम लोग जनरली इसको देखते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ ये है। फील्ड है अर्थ का जो कि रोटेट करता हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसके अर्थ के फील्ड से ऐसे निकल रहे हैं, अर्थ का फील्ड लाइन यहाँ से निकल रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। फील्ड लाइन्स इस तरह से चल रहे हैं भाई। तो ये अर्थ का फील्ड इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं जिसका कि ओरिएंटेशन इसके जो जियोग्राफिक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे कितने एंगल पे होता है भाई? तो उससे ऑलमोस्ट 11 डिग्री पे ये एंगल है। इसका फील्ड को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स डिफाइन किए। वो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से थे भाई? तो वो 3 पैरामीटर्स थे जो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट कहे जाते हैं। वो क्या है भाई? तो डिक्लाइनेशन, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मीडियन एंड मैग्नेटिक मीडियन, एंगल ऑफ डिप, कितने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे डिप्ड है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड एलिमेंट है BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक बात? बाकी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इसमें कॉन्सेप्ट्स थे थोड़ा और न्यूमेरिकल कम ही होते हैं, बट इससे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है आगे के चैप्टर्स में। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जानना बहुत बहुत ज़रूरी था। और 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल।